हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी वाला पे। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी और अब हम लोग एक टॉपिक पे पहुंचे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस यहां से बहुत आते हैं और आखिरी में हम लोग यहां पर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मोमेंट्स ऑफ ओशन वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मोमेंट्स ऑफ ओशन वाटर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग वेव्स के बारे में आज बात करने वाले हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइड्स को देखेंगे, टाइप ऑफ टाइड्स को देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस को। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन दैट इज ओशन करंट्स, वो हम लोग करने वाले हैं और टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स भी हम लोग देखने वाले हैं। मेजर ओशन करंट्स कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे और इसके इफेक्ट क्या होते हैं वो भी देखेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो आप लोग बने रहें। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपनी लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और पहली बात आप ये समझिए, जब हम बोलते हैं ओशन के बारे में और ओशन के वाटर के बारे में, तो ओशन का वाटर स्टैटिक नहीं है लाइक योर लैंड हमारा कहीं मूवमेंट तो कर नहीं रहा है, लेकिन ओशन वाटर में मूवमेंट होता है। ओशन मूवमेंट, जो ओशन वाटर है वो घूमता रहता है, मूवमेंट करता रहता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि ओशन वाटर जो है डायनेमिक है। ठीक है, ओशन वाटर इज व्हाट, डायनेमिक। और ये डायनेमिक क्यों है, क्योंकि इसके जो फिजिकल कैरेक्टर हैं, ठीक है, लाइक टेम्परेचर, सैलिनिटी, उसकी डेंसिटी और जो इस पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जैसे कि मून और सन की ग्रेविटी, जो विंड्स चल रही हैं, ये सारी चीजें जो हैं ओशन वाटर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के ओशन वाटर मूवमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि दो टाइप के मूवमेंट होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब आप लैटिट्यूडनल मूवमेंट्स कह सकते हैं इसको, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सरफेस वाइज आप कहीं चल रहे हैं, दैट इज नोन एज योर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है ये आपका सरफेस पे आपको दिखता है, हॉरिजॉन्टली दिखता है। लेकिन दूसरा एक मूवमेंट है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट, मतलब ओशन वाटर अगर ऊपर उठ रहा है और नीचे गिर रहा है। राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर इज द वर्टिकल मोशन। जब हम बात करते हैं यहां पर हॉरिजॉन्टल मोशन की या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर की, तो एक चीज आप समझ लीजिएगा, यहां पर बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि भैया यहां पर ओशन करंट्स हैं जो आपके हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। यहां पर आपका वेव्स है जिसमें वाटर रिपल्स क्रिएट करते हैं और हम देखते हैं कि एक्चुअली यहां पर कुछ मूवमेंट वेव में होता है कि नहीं, ये भी आगे हम देखेंगे। लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा, ये दोनों जो हैं ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से ही रिलेटेड हैं, ओशन करंट्स एंड वेव्स। वहीं आप अगर बात करेंगे तो दो चीजें हैं, एक आपका है टाइड, ठीक है, जिसमें आपका सी लेवल जो है, सी लेवल या वाटर जो आपका ओशन वाटर है वो ऊपर उठता है वर्टिकली एंड वो फॉल करता है, राइज एंड फॉल होता है, दैट इज योर टाइड। और एक और कॉन्सेप्ट होता है सर्ज का, याद रखिएगा। सर्ज बेसिकली हमारा जो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये वो एरिया है जहां पर आपका वाटर, ओशन वाटर ऊपर की तरफ उठ जाता है बिकॉज ऑफ सम एटमॉस्फेरिक पुल। कुछ ऊपर से चीजें खिंचती हैं जिसकी वजह से जो आपका वाटर है वो वाटर ऊपर की तरफ उठता है, लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन में जब एयर ऊपर उठती है, बहुत स्पीड में ऊपर उठती है, तो वो अपने साथ अपने फ्रिक्शन की वजह से वाटर को भी ऊपर उठा लेती है। जैसे इस तरीके से जो हमारी जब साइक्लोन आते हैं स्पेशली ट्रॉपिकल साइक्लोन जब आते हैं, तो इस तरीके से वाटर ऊपर उठता है, ठीक है, ये एयर ऊपर उठती है, जब ये एयर ऊपर उठ रही है और यहां पर आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, उस टाइम पे अगर ये हमारा वाटर लेवल है तो यहां पर क्या होता है, यहां पर इस तरीके से आपका वाटर ऊपर की तरफ उठ जाता है। These are known as what? सर्ज। इनको हम क्या बोलते हैं, सर्ज बोलते हैं, ठीक है। तो एक सर्ज भी है जिसमें वर्टिकल मूवमेंट होता है,
एक सर्ज भी है जिसमें क्या हो रहा है बेटा, वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, चीजें जो है ऊपर की तरफ उठ रही हैं, दिस इज योर सर्ज। ये रिलेटेड किससे है, इट इज रिलेटेड टू योर एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, इट इज रिलेटेड टू योर मीटरोलॉजिकल प्रोसेस। ये आपका जो है ये इट इज रिलेटेड टू योर हाई प्रेशर लो प्रेशर सिस्टम, इट इज रिलेटेड टू योर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस लाइक टॉर्नेडोज, लाइक योर थंडर स्टॉर्म्स, ये उनसे रिलेटेड है। ठीक, चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं यहां पर, ठीक है। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, यहां हम लोग बात करने वाले हैं मोमेंट्स ऑफ ओशन वाटर के बारे में, ठीक है। और मोमेंट्स ऑफ ओशन वाटर में हम लोग क्या सबसे पहले देखेंगे, हम लोग देखेंगे 3 टाइप की चीजें, वन इज योर वेव्स, ठीक है, एक है आपका टाइड्स और दूसरा है आपका ओशियानिक करंट, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात करने वाले हैं वेव्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, वेव्स के बारे में। यहां आप देख पा रहे हैं ये वेव्स, यू कैन सी द वेव एंड द सर्फ, यहां पर एक सर्फ कॉन्सेप्ट भी आपको दिख रहा है, दिस इज वेव एंड सर्फ, ठीक है। सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए क्या, कि वेव्स आर एक्चुअली व्हाट, दे आर दी एनर्जी, ठीक है। वेव्स आर दी एनर्जी, वेव्स आपके एनर्जी हैं। आपने याद होगा आपने जब अर्थक्वेक पढ़ा था तो वहां पर भी वेव्स आते हैं, पी वेव एस वेव, ठीक है। और वो क्या है, वो आपके सिस्मिक एनर्जी है। तो वेव्स जो होती हैं इसमें कुछ नहीं बट ये रिलीज आपके क्या हो रहे हैं, आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो वेव्स क्या है, बेसिकली वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी एंड नॉट द वाटर एज सच, इट इज नॉट द वाटर, इट इज नॉट द वाटर विच मूव्स अक्रॉस द ओशन सरफेस। तो बे चीज बेसिकली याद करिएगा, ये वाटर मूवमेंट नहीं है, बेसिकली वेव्स क्या है, वेव एनर्जी है। अभी आपको आगे और समझ में आएगा वेव्स क्या है, फिर से याद को, वेव्स एनर्जी है, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, वाटर पार्टिकल्स ओनली ट्रैवल इन अ स्मॉल सर्कल एज वेव पासेस, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली ध्यान से समझिएगा, इसमें हो क्या रहा है, इसमें सपोज इस तरीके से ये हमारा सी लेवल है, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर सी लेवल, या ये वाटर लेवल है, हमारा ओशन लेवल है। इसमें होता यह है कि इसमें अगर सपोज विंड इस तरीके से चल रही है, इसमें विंड इस तरीके से ऊपर से चल रही है, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल ड्रैग, विंड्स क्या करती है, विंड्स हैज अ फ्रिक्शनल ड्रैग, विंड्स के क्या है, फ्रिक्शनल ड्रैग विंड करती है, किसको करती है, वाटर्स को करती है फ्रिक्शनल ड्रैग। तो विंड्स क्या करेगी, विंड्स इनको ऊपर उठा देगी, विंड्स अपनी ताकत के साथ क्या करेगी, विंड्स अगेंस्ट दी वाटर चलेगी और विंड्स इनको ऊपर की तरफ उठा देगी, ठीक है भाई। ये ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाएंगे, यहां पर ये इस तरीके से ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। ये जो वाटर है, वाटर आपका इस तरीके से ऊपर उठेगा, लेकिन इस पे ग्रेविटेशनल पुल भी काम कर रहा है, इसमें ग्रेविटी जो है वो भी काम कर रही है, जो कि इसको नीचे की तरफ ला रही है, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये नीचे फॉल हो जाएगा, ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। और फिर से ये इसका जो मूवमेंट होगा ना, ये कुछ ऐसा होगा, ये नीचे की तरफ गिरेगा, अगेन इट विल बी पुश्ड बाय द विंड्स, और ये ऊपर की तरफ इस तरीके से फिर से आ जाएगा, और एक सर्कुलेशन आपका बन जाएगा, एक सर्कुलेशन ऐसा बन जाएगा। तो बेसिकली वेव्स क्या है, वेव्स आपके स्मॉल सर्कल में ट्रैवल कर रहे हैं, छोटे छोटे जो है स्मॉल सर्कल में ट्रैवल कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या बन रहा है, ये बनता है रिपल, छोटे छोटे आपके क्या बनती है, रिपल्स बन जाती हैं यहां पर। अभी आगे हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है, विल सी देयर। तो देखो सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, विंड्स की, वेव्स की। तो वेव्स की सोर्स ऑफ एनर्जी इज विंड, विंड है जो इसको धक्का लगा रहा है, विंड अगर नहीं है तो वेव्स फॉर्म नहीं होंगी। तो विंड्स इसको क्या कर रहा है, विंड्स इसको पुश कर रहा है, धक्का लगा रहा है। तो बेटा यहां पर विंड्स क्या कर रहा है, इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, विंड्स इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो विंड्स प्रोवाइड द एनर्जी टू दी वेव्स, ठीक है। विंड कॉजेज वेव्स टू ट्रैवल इन द ओशन एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन द शोर लाइन, ठीक है। ये हम देखेंगे शोर लाइन में कैसे एनर्जी रिलीज होती है जब वेव्स हमारी ब्रेक कर जाती हैं, और कैसे ब्रेक करती हैं वो भी हम लोग देखेंगे। अब यहां पर देखिए, आप यहां पर देखिए, ठीक है। नाउ दिस इज द ये हमारा यहां पर इस तरीके से, सपोज दिस वाज द कंडीशन, ये हमारी एक पहली कंडीशन है, ठीक है। अब ये वेव्स बनी हुई हैं यहां पर, ठीक। अब वेव्स क्या हो रही हैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर ये क्रेस्ट बना है ना, अभी हम लोग देखेंगे यहां पर ये ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, ये ऊपर वाला पार्ट ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे आता है, ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे आता है,
ठीक है। और ये किस तरफ मूव करेगा, ये मूव करेगा जिधर आपका जिधर आपकी इस तरीके से वाटर कम है उस तरफ मूव करेगा ये। और जब ये वाटर मूव करेगा तो अगेन क्या हो रहा है, अगेन ये वाटर इधर आएगा और यहां विंड्स चल रही है, तो विंड्स उसको क्या करेंगी, विंड्स इसको अगेन उठा देंगी, विंड्स क्या करेंगी, अगेन इसको उठा देंगी और ये इस तरीके से उठेगा और अब इस तरीके से वेव्स बन जाएंगी। तो यहां पर आपका विंड्स इसको ऊपर की तरफ उठा रही हैं और ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, ठीक है। और इस तरीके से आपकी देखिए वेव्स, ये नई वेव्स बन गई, ये नई वेव्स बन गई, ठीक है। अभी कहां थी वेव्स, अभी यहां पर थी, अब यहां आ गई। अभी ये वेव्स यहां पर थी, अब ये कहां आ गई, यहां आ गई। अभी ये यहां पर थी, अब ये किधर आ गई, इधर आ गई। तो ये वेव्स क्या हो रही हैं, बेसिकली वेव्स अपनी जगह पे क्या कर रही हैं, अपनी जगह पे सर्कल के फॉर्म में पास कर रही हैं, मूव कर रही हैं, एनर्जी है ये बेसिकली, लेकिन विंड इसको धक्का लगा दे रहा है। ये अपना इस तरीके से सर्कुलेशन मोशन में यहां पर बनाएगी, दिस इज द सर्कुलेशन मोशन, विंड इसको इधर धक्का लगाएगा और ये फिर किधर हो जाएगी, इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से सर्कुलेशन में चलेगी, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो विंड जो है वो इस तरीके से सर्कुलेशन में चलती है, इस तरीके से सर्कुलेशन में चल रही है। और इसमें दो एक्ट कर रही हैं चीजें, एक है आपका ग्रेविटी और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका विंड। विंड इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे कर लेती है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से यहां पर आप देखेंगे तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस तरीके से विंड्स में वेव, ये देख रहे हो, सॉरी ओशन में, ये ओशन वाटर में वेव्स बन रही हैं, वेव्स, इनको हम ओशन वेव्स बोलते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो पॉइंट है, ये दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है। जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है, नीचे वाला सबसे नीचे लोअर मोस्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ट्रोफ, इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ए क्रेस्ट, अपर मोस्ट पॉइंट, और नीचे वाला भैया ट्रफ है। सिंपल चीज है, ऊपर क्रेस्ट नीचे ट्रफ, ठीक। अब एक चीज और समझ लीजिएगा यहां पर, ठीक है, एक चीज और समझ लीजिएगा, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक वेवलेंथ। दिस इज व्हाट, अ वेवलेंथ। ये हमारी क्या है, ये वेवलेंथ है, ठीक है। ये क्या कहलाती है बेटा, वेवलेंथ कहलाती है। अच्छा, यहां से लेके इसकी हाइट अगर देखोगे तुम, तो ये यहां पर देखोगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज दी हाइट। ये क्या है इसकी, ये इसकी हाइट है, ठीक है। ये वाली यहां से लेके आपकी ट्रो से लेके क्रस्ट तक क्या है इसकी, दिस इज दी हाइट, दिस इज व्हाट, दिस इज दी हाइट, हाइट ऑफ अ वेव, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए यही चीज है, दिस इज दी वेव हाइट। ये यहां ट्रू से लेके यहां ट्रफ्ट से लेके यहां तक क्रेस्ट तक आपकी व्हाट हाइट दी हुई है। और यहां पर दिया हुआ है क्या, यहां पर दिया हुआ है वेवलेंथ, ठीक है। देखिए यहां पर एक चीज समझिएगा आप, द मोशन ऑफ सरफेस वाटर सेल्डम अफेक्ट्स द स्टैग्नेंट बॉटम ऑफ द वाटर ऑफ द ओशन। अब एक चीज यहां पर, ये बात समझिए क्या कह रहा है, ये बात ये कह रहा है, इसको आप लोग आराम से समझ लीजिए कि सपोज दिस इज योर वेव्स, ये आपकी वेव्स हैं, दीज आर योर वेव्स, ठीक है। अब ये जो वेव्स चल रही हैं ना, ये वेव्स जो चल रही हैं, ये सरफेस में चल रही हैं ओशन के, ये सरफेस पे चल रही, क्यों चल रही है, क्योंकि विंड्स यार कहीं बहुत नीचे डीप तो जाएगा नहीं, सरफेस जो है ओशन वाटर का वहीं पर लगेगी विंड। तो ये जो वेव्स बनेंगी कहां बनेंगी, ये वेव्स बनती हैं हमारे सरफेस पे, ठीक है। मतलब जो डीप वाटर है, डीप वाटर से अराउंड 300 to 500 मीटर्स के नीचे आपका क्या है, वी हैव डीप वाटर्स, ये क्या है, हमारे डीप वाटर्स है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये जो वेव्स हैं, ये वेव्स सरफेस वाटर को केवल इफेक्ट करती हैं, ठीक है। या इट इज हैपनिंग, ये जो वेव्स आपकी बन रही हैं, इट इज ओनली सरफेस वाटर वेयर दिस प्रोसेस इज अकरिंग, ये सरफेस वाटर है, ठीक है। दिस इज व्हाट, सरफेस वाटर, ठीक है। तो सरफेस में ये प्रोसेस हो रहा है, डीप वाटर्स में ये इफेक्ट नहीं करते हैं, नॉर्मली ये नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डीप वाटर्स में इफेक्ट हो जाता है, वो लंबा प्रोसेस है, दैट इज नॉट योर जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसको नहीं पढ़ना है। तो ये डीप वाटर्स जो है, डीप वाटर्स, वहां पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, एज अ वेव अप्रोचेज ऑन द बीच इट स्लोज डाउन, ठीक है। याद रखिएगा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज याद रखिएगा, वेव्स सबसे स्ट्रॉन्ग कहां बनते हैं, ओपन ओशन में, ओपन सीज में, ठीक है। ये याद रखिएगा कि वेव्स जो होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग कहां बनते हैं, ओपन ओशन में बनते हैं, ठीक है। वेव्स जब आपके कोस्ट के पास आते हैं तो वेव्स की वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है,
वेव्स की वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, इट स्लोज डाउन। तो जब वेव्स आपके ओशन में पहुंच रहे हैं तो वेव्स की हाइट भी कम हो जाती है और वेव्स धीमे भी हो जाते हैं और वेव्स ब्रेक हो जाते हैं जब कोस्ट पे पहुंचते हैं। जब ये कोस्ट पे आ रहे होते हैं, जब आप जहां खड़े हैं बीच पे, वहां पर जब ये वेव्स आ रही होती हैं, तो ये धीमी हो जाती हैं, टूट जाती हैं। दैट इज ब्रेकिंग ऑफ द वेव्स। हम देखेंगे वो क्यों होता है। ठीक है, दूसरी चीज, ऐसा क्यों हो रहा है, आपके दिमाग में ये आएगा क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि वेव जो है हमारी वो धीमी हो जाती हैं। अब एक चीज बताओ यार, मुझे सिंपल सी चीज बताओ कि दिस इज योर कोस्ट, ठीक है, ये कोस्ट है आपका, दिस इज दी कोस्ट, यहां बीच है, दिस इज बीच, ये बीच है आपका, ठीक है, और ये इस तरीके से दिस इज योर ओशन इज देयर, ये ओशन है आपका, ठीक है। अब वेव्स जो चल रही हैं, दिस इज हाउ दी वेव्स वर मूविंग, है ना, इस तरीके से वेव्स जो हैं वो मूव कर रही थी सर्कुलेशन में, इस तरीके से मूव कर रही थी। अब जैसे जैसे ये वेव्स आपके कोस्ट के पास आ रही है, कैन यू सी कि यहां पर अब ये पूरा सर्कुलेशन यहां पर क्या हो रहा है, धीमे हो जाएगा। यहां पर आपका जो सर्कुलेशन देख रहे हो, अब ये सर्कुलेशन यहां पर क्या होगा, यहां पर ये पूरा सर्कुलेशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि देखो एक इसकी क्या है, एक इसका इस तरीके से डेप्थ है, इस तरीके से इसकी डेप्थ है, इस तरीके से इसकी डेप्थ है, और यहां पर जो डेप्थ है ये कम हो जाएगी, यहां पर ये डेप्थ कम हो जाएगी, प्लस यहां पर अब अभी तक यहां पर क्या है, वाटर है, अभी तक यहां वाटर है, तो यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पर वेव में देयर इज नो फ्रिक्शन, यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, और फ्रिक्शन नहीं है तो स्पीड ज्यादा है। भाई वाटर में ये जब तक चल रही है, ओपन सी में चल रही है, तब तक फ्रिक्शन है नहीं, इसलिए मूवमेंट बहुत तेज है इसका। लेकिन बेटा जब ये यहां पहुंच रही है तो ये है क्या, ये है आपका सरफेस, ये है सरफेस, और इन सरफेस से यहां पर क्या हो रहा है, देयर इज लॉट ऑफ फ्रिक्शन। यहां पर क्या है, यहां पर बहुत फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन होगा यहां पर तो क्या होगा, इनकी स्पीड धीमी हो जाएगी, इनकी स्पीड क्या होगी, फ्रिक्शन की वजह से धीमी हो जाएगी। तो यही चीज यहां लिखी हुई है, ठीक है, क्या, दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन अकरिंग बिटवीन द डायनेमिक वाटर एंड द सी फ्लोर। ठीक है, तो ये डायनेमिक वाटर है, दिस इज डायनेमिक वाटर, ये आपका सर्कुलेशन करते हुए डायनेमिक वाटर है, एंड दिस इज द प्लेस वहां फ्रिक्शन हो रहा है। इसकी वजह से जब बीच पे पहुंच रही है तो इसकी स्पीड क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। आई होप आई एम प्रीटी क्लियर ऑन दिस। ठीक है, व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज लेस देन हाफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव ब्रेक्स, द वेव ब्रेक्स। इसको मैं समझाता हूं थोड़ा सा, विल कम टू दिस, मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं इसको, देखिए, हाँ ये देखिए, ठीक है। अब यहां पर इमेजिन करिए, क्या है, जब ये दिस इज व्हाट, दिस इज द डेप्थ, है ना, यहां पर क्या है, दिस इज द डेप्थ, ये देख रहे हो, ये वेव की डेप्थ है, दिस इज द डेप्थ ऑफ द वेव, है ना। और डेप्थ ऑफ द वेव क्या है, जो यहां पर आप डेप्थ देख रहे हो, ये आप देखिए, अब यहां पर ये दिस इज योर वेवलेंथ। बेटा ये क्या है, ये दो क्रेस्ट के बीच में, एक क्रेस्ट ये है, एक क्रेस्ट ये है, इनके बीच में यहां पर क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द वेवलेंथ। ये क्या है आपकी, ये वेवलेंथ है, दिस इज द वेवलेंथ। ये क्या है बेटा, ये वेवलेंथ है आपकी, है ना। यहां पर डेप्थ अगर आप देखेंगे, अच्छा अगर मैं वेवलेंथ को हाफ कर दूं तो ये हमारा वेवलेंथ हाफ हो जाएगा। ये हमारा क्या हो रहा है, वेवलेंथ हाफ हो रहा है। यहां पर अगर ध्यान से आप देखें तो ये हमारी वेवलेंथ है, दिस इज दी वेवलेंथ। अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो ये हमारी वेवलेंथ हो जाएगी, हाफ वेवलेंथ। दिस इज व्हाट, हाफ वेवलेंथ, दिस इज हाफ वेवलेंथ। ये जो मैंने बनाया है यहां पर, ठीक है, दिस इज हाफ वेवलेंथ, ये हाफ वेवलेंथ है, ठीक है। ये ब्लैक से मैं कर दे रहा हूं इसको, दिस इज हाफ वेवलेंथ, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। और ये हमारी है डेप्थ, को भी ब्लैक से कर रहा हूं, ये हमारी है डेप्थ। बताओ ये ज्यादा बड़ी है या ये ज्यादा बड़ी है? ये ऊपर वाला जो ब्लैक वाला है ये ज्यादा बड़ा आपको दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, कि ये डेप्थ आपको ज्यादा दिख रही है, तो आप कहेंगे डेप्थ ज्यादा है। मतलब डेप्थ जो है, मतलब डेप्थ इज ग्रेटर देन दी हाफ वेवलेंथ, और जब तक ये रहेगा, जब तक ये आपका रेशियो बने रहेगा, क्या कि जो डेप्थ है वो ज्यादा है हाफ वेवलेंथ से, आपका जो वेव है वो ब्रेक नहीं करेगा।
वो ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन अब देखिए आप यहां पर, ठीक है, और यहां पर इसकी वेलोसिटी भी बहुत तेज होगी। यहां पर इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी वेलोसिटी बहुत तेज होगी क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, जो अभी हमने देखा यहां फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ रहा है, यहां पर फ्रिक्शन स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहां पर फ्रिक्शन स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से फ्रिक्शन स्टार्ट हो रहा है और यहां से वेलोसिटी धीमे होना स्टार्ट हो जाएगी। यहां से वेव की वेलोसिटी जो है धीमे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे ये अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स द बीच, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगी। प्लस आप यहां पर देखिए, प्लस आप यहां देखिए, यहां पे और यहां पे ये दो वेव, ये वेवलेंथ है, दिस इज द वेवलेंथ, ये मान लो हाफ वेवलेंथ है, दिस इज हाफ वेवलेंथ, और ये जो आप देख रहे हैं यहां पर ये, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज दी योर डेप्थ। ये क्या है आपकी, दिस इज यार, या ऐसे मान लो दिस इज योर डेप्थ, ये आपकी डेप्थ है, ठीक है। जब आपकी डेप्थ जो है, व्हेन योर डेप्थ इज लेस देन हाफ वेवलेंथ ऑफ अ वेव, तो क्या होगा, यहां पर सरफेस क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। तो देखिए यहां पर आके व्हाट वी कैन सी, यहां पर हम देख सकते हैं सरफेस ब्रेक हो जा रही है, ठीक है। यहां पर सरफेस पे वेव्स ब्रेक हो जा रही हैं और इनको हम बोलते हैं सर्फ जोन। ये ब्रेकिंग जोन है या सर्फ जोन है। आपने देखा ना, सर्फिंग करते हैं लोग, सर्फिंग करते हैं, तो ये वो सर्फिंग वाला जोन यही है। सर्फिंग वाला जोन आपका वेव्स कहां ब्रेक करती हैं, जब इसकी डेप्थ जो है, डेप्थ आपकी बहुत ज्यादा वेव्स की नहीं रह जाती है, ठीक है। जो आपकी डेप्थ है, डेप्थ कम हो जाती है, ठीक है, डेप्थ इज लेसर, और वेवलेंथ जो है आपकी, वेवलेंथ बड़ी रह जाती है, तब ये कहानी होती है, ठीक है। तो यही चीज इसमें बताया है, अब हम लोग यहां पर देखिए, दिस इज व्हाट वी वर डूइंग, ठीक है, ये हम लोग कर रहे थे। द लार्जेस्ट वेव्स आर फाउंड इन द ओपन ओशन। देखिए यही मैंने बोला आपसे कि लार्जेस्ट वेव्स कहां बनती हैं, ओपन ओशन में बनती हैं। वेव्स कंटिन्यू टू ग्रो लार्जर एज दे मूव एंड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विंड। धीरे धीरे रिपल्स, फिर वो एनर्जी बढ़ती जाएगी और वेव्स बड़ी होती जाएंगी। कहां पर, आपको ओपन ओशन में। इसीलिए जब शिप्स जाती हैं, है ना, या आपकी जो छोटी शिप्स होती हैं उनको बोलते हैं ज्यादा बीच में ना जाना, क्यों, वहां पर आपको ओशन वेव्स बहुत बड़ी बड़ी मिलती हैं, ठीक है। तो वहां प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर आप छोटी शिप लेके जाते हैं तो, ठीक। तो ये सारा हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि वेव हाइट क्या है ना, वेव हाइट क्या है, दिस इज दी वेव हाइट, ये वेव हाइट है, ठीक है। ये ही कहलाता है वेव ट्रोफ, ठीक है। ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं वेव ट्रोफ, ठीक है। ये वाला जो ऊपर आपका पोर्शन देख रहे हो, ऊपर वाला पोर्शन, दिस इज क्रेस्ट, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। और मैंने आपको बताया ना कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है, अगर विंड्स जिधर भी चल रही है, इस समय विंड्स इधर चल रही है, इस तरफ दिखाए डायरेक्शन, तो आपका विंड्स डायरेक्शन इधर है, तो ऐसे वाटर मूव कर रही है। ये वाटर आपका क्या है, यहीं पर मूव करता रहता है, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो वेव साइज एंड शेप रिवील्स इट्स ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और पेपर में, प्रीलिम्स में आ सकती है। अगर आपको स्टीप वेव दिख रही है, अगर आप कहीं खड़े हैं और आपको बहुत खड़ी एकदम स्टीप वेव ऐसी दिख रही है वेव, मतलब आप यहां खड़े हैं, इमेजिन ये वाटर पे आप हो, ठीक है, और आप यहां देख रहे हैं स्टीप वेव ऐसे बहुत आपको ऊंची खड़ी वेव दिख रही है, इसका मतलब वो अभी अभी बनी है, इट इज वेरी यंग, वो आपके बहुत पास बनी है, ठीक है। याद रखिएगा, स्टीप वेव्स आर फेयरली यंग वंस, याद रखिएगा, जो स्टीप वेव्स होती हैं वो बहुत यंग वंस होती हैं, प्रोबेबली फाउंड बाय द लोकल विंड्स, ठीक है। जहां आप खड़े हैं बेसिकली कोस्ट के पास, वहां लोकल विंड्स चल रही होंगी, वहीं पर ये बनी है, आपके पास बनी है, लोकल विंड्स से बनी है, ठीक है, इसलिए ये स्टीप दिख रही हैं। स्लो एंड स्टडी वेव्स ओरिजिनेट फार अवे फ्रॉम प्लेसेस, मतलब बहुत दूर, है ना, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, इनफैक्ट कभी कभी हेमिस्फीयर भी जो होता है, हेमिस्फीयर भी दूसरा होता है। तो स्लो एंड स्टडी वेव्स जो होती हैं, ये बहुत दूर आपका ओरिजिनेट होती हैं, इनकी हाइट कम होती है, इनकी स्पीड कम होती है। जिनकी स्पीड ज्यादा है, स्टीपनेस आपकी ज्यादा है, वो आपके बहुत पास बनी है, इसीलिए कह रहे हैं कि वो लोकल विंड्स के द्वारा बनाई गई होंगी, वो लोकल विंड्स ने उसको बनाया होगा, ठीक है, बहुत पास आपके बन रही हैं। तो दिस इज योर वेव्स, ठीक है। अब देखिएगा, द मैक्सिमम वेव हाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड।
ठीक है, यहां पर जो ये सारे इंपॉर्टेंट जो बॉक्सेस में लिखे हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज प्रीलिम्स में आपके पेपर में आ जाते हैं। द मैक्सिमम वेव हाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड। तो विंड की जो स्ट्रेंथ होती है, विंड की जो स्ट्रेंथ होती है, उससे डिसाइड होता है कि वेव हाइट जो है, वेव हाइट है ना, वो कितनी है। अच्छा, ये सारे आप लोग जो हैं इसको आप एनसीईआरटीज पढ़िएगा, इसमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एनसीईआरटीज में बड़ा स्ट्रांग दिया हुआ है चैप्टर, तो आप यहीं से इसको पढ़िएगा। इसीलिए मैंने एनसीईआरटीज की वर्डिंग उठाई है ताकि आप एनसीईआरटीज जब पढ़ें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाए, आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां पर ये बोलना क्या चाह रहा है, व्हेन यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ द विंड, इसका मतलब क्या है, हाउ लॉन्ग इट ब्लोज एंड द एरिया ऑफ ओवर विच इट ब्लोज इन ए सिंगल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं किसी मैक्सिमम वेव हाइट की, ये हाइट कितनी हो सकती है वेव की, भाई हर जगह पे बहुत ज्यादा ऊंची वेव्स नहीं आती है, तो कहां पर कितनी ऊंची हो सकती है वेव्स, कितनी ऊंची हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि विंड कितनी तेज चल रही है, विंड कितनी तेज चल रही है, प्लस वो कितने देर से चल रही है। जितना ज्यादा देर से चलेगी विंड, उतनी उसमें एनर्जी आएगी, वाटर में एनर्जी आएगी, वो उतना धक्का लगाती जाएगी, वाटर को धक्का लगाती जाएगी, वाटर और ऊपर उठती चली जाएगी, वेव्स और ऊपर उठेंगी। ठीक है, एंड द एरिया ओवर विच इट ब्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन। भाई ये जरूरी है ना कि आपकी दिस इज दी वाटर, ये विंड्स चल रही हैं, ये कितनी, पहली चीज तो इसमें वेलोसिटी कितनी है, कितनी स्ट्रांग है, पहली चीज तो ये कितनी स्ट्रांग है, इसमें वेलोसिटी कितनी है, तो पहली चीज आप देखेंगे क्या, वेलोसिटी कितनी है। दूसरी चीज देखेंगे कि उसी एरिया में सेम डायरेक्शन से कितनी देर तक ये चल रही है, इसका ड्यूरेशन क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है, और ये उसी एरिया में सेम डायरेक्शन से चल रही कि नहीं चल रही है, तब जाके आपका जो होगा आप डिटरमाइन कर पाओगे कि इसमें वेव में कितनी हाइट है। ठीक है, ये हमने बात कर ली। अब आगे देखते हैं हम लोग यहां पर, देखिए अब एक चीज समझिएगा, रोल ऑफ विंड एंड ग्रेविटी इन द फॉर्मेशन ऑफ वेव, ये हम लोग ने स्टार्टिंग में ही बात करी। वेव ट्रैवल्स बिकॉज ऑफ विंड पुशेस द वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स व्हाइल ग्रेविटी पुल्स द क्रेस्ट ऑफ अ वेव डाउनवर्ड्स। ठीक है, यही हमने देखी है बात। द फॉलिंग वाटर पुशेस द फॉर्मर ट्रोस अपवर्ड एंड द वेव मूव्स टू अ न्यू पोजिशन। यही चीज हमने देखी। द एक्चुअल मोशन ऑफ द वाटर बीनीथ द वेव्स इज सर्कुलर। इट इंडिकेट्स दैट थिंग्स आर कैरीड अप एंड फॉरवर्ड एज अ वेव अप्रोचेस एंड डाउन एंड बैक एज इट पासेस। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इंडिकेट्स दैट थिंग्स आर कैरीड अप एंड फॉरवर्ड एज द वेव अप्रोचेस एंड डाउन एंड बैक एज इट पासेस। ठीक है, तो वेव्स चलती हैं, तो इसमें आई थिंक हम लोग ने डायग्राम बनाया होगा इसमें, यहां पर चलो इसमें मैं यहां दिखाता हूं आपको। ठीक है, यहां पर हम लोग देखते हैं, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, यहां पर देखिए आप इसको देखिए। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर देखिए, दिस वाज द ओल्डर, ये सपोज हमारा इस तरीके से एक वेव यहां बनी हुई है, इमेजिन करो यहां वेव बनी हुई है। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बोला कि जो ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी क्या करेगी, ग्रेविटी क्रस्ट जो है, क्रस्ट इसको नीचे लेके आएगी, क्रेस्ट विल फॉल, द क्रेस्ट विल व्हाट, क्रेस्ट विल फॉल, क्रस्ट आपका क्या होगा, नीचे आएगा, क्रस्ट आपका नीचे आएगा, क्रस्ट नीचे आएगा, और जब ये नीचे आ रहा है तो ये बैक जा रहा है, डाउन एंड बैक मूवमेंट, ये डाउन जा रहा है और क्या हो रहा है, ये बैक जा रहा है। और जब ये बैक जा रहा है, जब ये नीचे, भाई देखो पानी नीचे जब आ रहा है, तो अगर ये नीचे आ रहा है तो कहीं तो पानी ऊपर उठेगा, ये जब नीचे आ रहा है तो कहीं पानी ऊपर उठेगा, तो ये जब नीचे आ रहा है तो ये यहां का पानी क्या कर रहा है, ऊपर उठा दे रहा है, इधर का पानी ऊपर उठा दे रहा है। अब देखो पुराना क्रस्ट कहां था, पुराना क्रस्ट यहां था, दिस इज ओल्ड क्रेस्ट। ठीक है, ये ओल्ड क्रेस्ट था। नया क्रस्ट कहां बन गया, नया क्रस्ट जब ये पानी उठा तो कहां बन गया, यहां बन गया नया क्रस्ट, दिस इज न्यू क्रस्ट। ठीक है, ये दिस इज न्यू क्रस्ट, ये न्यू क्रस्ट है आपका। ठीक, और इसमें विंड्स ने क्या करा है, विंड्स ने धक्का लगाया है, विंड्स इधर से क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है, तो ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के क्या होगा, ऊपर उठ के आगे बढ़ेगा, ये ऊपर उठ के आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के फिर नीचे गिरेगा, ये आगे बढ़ के क्या होगा, फिर नीचे गिरेगा। जैसे यहां पर ये ऊपर उठा है और ऊपर उठ के फिर ये क्या होगा, फिर ये आगे गिरेगा, इस तरीके से आगे गिरेगा। तो ये क्या हो रहा है, जब ये ऊपर उठ रहा है तो आगे बढ़ रहा है, जब ये नीचे गिर रहा है तो पीछे आ रहा है। समझ में आई बात, यही बात जो है, यही बात हम लोग यहां पर कह रहे हैं, यही बात यहां पर कही हुई है। क्या कही है, एज इट इंडिकेट्स दैट थिंग्स आर कैरीड अप एंड फॉरवर्ड,
चीजें क्या हो रही हैं, ऊपर उठ रही हैं तो आगे बढ़ रही हैं इस तरीके से, ठीक है। जब ये ऊपर उठ रही हैं तो क्या हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्रेस्ट ऐसे फॉर्म हो रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रही है, उसके बाद ये बोल रही हैं कि आगे जब ये बढ़ती हैं तो ग्रेविटी पुल इसमें काम कर रही है, ग्रेविटी पुल काम कर रही है तो ये नीचे गिर रही हैं और ये बैक मूवमेंट कर रही हैं, बैक पीछे की तरफ आ रही है, और इसी की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, एक सर्कुलेशन यहां फॉर्म हो रहा है, और ये नीचे की तरफ आपकी आ रही है, ये क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, और फिर ये क्या करेंगे, फिर ये धक्का लगाएंगे, फिर ये आगे बढ़ेगा, और विंड इसको क्या कर रहा है, विंड इसको पुश कर रहा है, विंड वाटर को पुश कर रहा है, जिसकी वजह से ये जब ऊपर उठ रही है तो आगे बढ़ जा रही है, ये जब ऊपर उठ रही है तो क्या हो रही है, आगे बढ़ जा रही है। तो ये ऊपर ऐसे उठी, ये ऊपर ऐसे उठी, ये ऊपर ऐसे उठी और यहां गिरी, फिर यहां पर ये वाटर गिरा तो इसने यहां से उठाया, तो क्या हो रहा है, इस तरीके से हमें वेव बनते नजर आ रही है, और ये आगे चल रही है, ये क्या हो रही है, आगे मूव हो रही है। तो वेव बेसिकली क्या है, वेव बेसिकली अपनी जगह पे रोटेशन है, विंड धक्का लगा रहा है। ऐसे समझो कि एक सर्कल चल रहा है, एक सर्कल ऐसे चल रहा है, ये सर्कल है, इसको विंड्स ने धक्का लगाया, इसको विंड ने धक्का लगाया, जब विंड्स ने धक्का लगाया तो उसका ऊपर पार्ट क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और ये फिर नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिरेगा तो अब यहां पर आपका नया वेव बन गया। फिर इसने थोड़ा सा धक्का लगाया, ये आगे बढ़ेगा, नीचे गिर जाएगा, फिर ये अपनी जगह पे ऐसे। तो ये सर्कुलेशन जो हो रहा है, दिस इज वेव। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है हमारा क्या, वेव, ठीक है। ये देखिए आप वेव है, ये यहां पर आप देखिए, यहां पर आपके छोटे छोटे रिपल्स फॉर्म होते हैं, पहले यहां रिपल्स फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे रिपल्स फॉर्म होते हैं। फिर जब ये आगे जाता है सी में, ओपन सी में जाता है, ओपन सी में इसकी लेंथ जब बढ़ जाती है तो ये रिपल थोड़े बड़े होने लगते हैं, ये रिपल थोड़े क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। जब ये और ज्यादा जाता है तो ये और ऊंचे हो जाते हैं, ये और ऊंचे हो जाते हैं, ठीक है। ये तब होता है जब आपका विंड्स आपकी एक ही डायरेक्शन में मूव करती चली जा रही है, ठीक है। आई होप वेव्स आर क्लियर। यहां पर देख लीजिए वेव क्रस्ट और ट्रोफ क्या है, इसके बारे में हमने बात कर लिया। ऊंचा वाला पार्ट जो है, हाईएस्ट पार्ट क्रस्ट है, नीचे वाला पार्ट जो है ट्रोफ है, इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। दीज आर सम टर्म्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। हाइट क्या होती है, ये क्रस्ट से लेके आपके ट्रोफ तक जो है इसकी हाइट होती है, दिस इज दी हाइट, ठीक है। वेव एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव एम्पलीट्यूड, तो वेव एम्पलीट्यूड जो वेव हाइट है ना, इसका आधा इज वेव एम्पलीट्यूड। ये अगर हमारी पूरी हाइट है तो इसका हाफ जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज वेव एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया। ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, ये एनसीईआरटी में वर्ड्स दिए हुए हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट इज। तो वेव एम्पलीट्यूड क्या है, ये वेव हाइट का आधा इज वेव एम्पलीट्यूड, ठीक है। वेव पीरियड क्या होता है, वेव पीरियड क्या होता है, तो इट इज मेयरली द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेव क्रेस्ट और ट्रोव्स as they passed through a fixed position। तो मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि सपोज यहां पर ये क्रेस्ट है, सपोज ये क्रेस्ट है, यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, दिस इज से ए पॉइंट, ये आपका क्या है बेटा, ये ए पॉइंट है ना। और मैंने आपको बताया कि यहां पर ये आपका एक और क्रेस्ट है, ये एक और क्रेस्ट है, ये यहां पे ये जो पॉइंट है, ये वाटर जो है, ये वाटर रोटेट होते हुए यहां पहुंचेगा, ये वाटर इधर से रोटेट होगा, इस तरीके से सर्कुलेशन में पहुंचेगा और ये यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जो यहां से दिस इज जेड पॉइंट, जेड से ए पहुंचने में जितना टाइम लगा है, जेड से ए पहुंचने में जितना टाइम लगा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव पीरियड बोलते हैं, है ना। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक पहुंचने में, याद रखिएगा, एक दिस इज ऑल्सो क्रेस्ट, ये Z है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं वेव पीरियड। दिस यहां पर जो टाइम लगेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में, दिस विल बी योर वेव पीरियड। क्या होगा बेटा, ये आपका वेव पीरियड होगा, ठीक है। अच्छा, एज आई स्पीक, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो उसका फायदा ये उठाइएगा कि नोट्स आपको जो है बनाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कहीं तुम्हें लगे कोई इमेज बनानी है तो वहीं एनसीईआरटी बुक के ऊपर कहीं बना लेना इमेज, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है, दिस वी हैव ऑलरेडी स्पोकन, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी बोल लिया। वेव स्पीड क्या है, वेव स्पीड, ठीक है, इट इज द रेट एट विच द वेव्स मूव थ्रू द वाटर एंड इज मेजर्ड इन नॉट्स, ठीक है। तो वेव्स जो हैं, वेव्स वो कितनी तेजी से मूव कर रही हैं, वेव एक जगह से दूसरी जगह कितनी तेज चल रही हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, वेव स्पीड, उनको हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड, ठीक है। और इसको हम लोग नॉट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। दिस इज मोर देन इनफ टू नो, ठीक, ये हमारे लिए काफी है। वेव फ्रीक्वेंसी एक और वर्ड होता है, वेव फ्रीक्वेंसी एक और वर्ड होता है, ये समझ लो क्या है, ये समझ लो क्या है वेव फ्रीक्वेंसी। सपोज यहां मैं कहता हूं सी, यहां मैं कहता हूं देयर इज
यहां पर एक पॉइंट है, सपोज यहां पर भी इस जगह भी एक पॉइंट है, देयर इज अ पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट है, दोनों सेम पॉइंट है ना। अब 1 सेकेंड में या गिवन इंटरवल में इमेजिन करो, मान लो 1 सेकेंड मान लो इसको, ठीक है, इंटरवल मान लो 1 सेकेंड। अगर यहां पर सोचो एक विंडो है, सपोज एक विंडो है, ठीक है, और इस विंडो से वेव्स को पास होना है। इमेजिन करो, इमेजिन करना बहुत जरूरी है ज्योग्राफी में। इमेजिन करो एक विंडो है, बंद है वो विंडो बंद है, विंडो हम खोल रहे हैं 1 सेकेंड के लिए, और इसमें जो है अब वेव्स की स्पीड होंगी और वेवलेंथ होगी अलग अलग। यहां पर विंडो जैसे ही खोला तो 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास कर जा रही हैं, कितनी वेव्स पास कर जा रही है, विंडो खोला तो कितनी वेव्स पास कर जा रही हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं वेव फ्रीक्वेंसी। जैसे आप लोग ना घर में बैठे हुए हैं, लोग दरवाजा खोल रहे हैं, आ रहे हैं, दरवाजा खोल, तुम पढ़ाई कर रहे हो और बार बार कोई तुम्हारे गेस्ट आ रहे हैं या फंक्शन हो रहा है तो लोग आ रहे हैं और तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, और तुम बोलते हो यार कितना फ्रीक्वेंटली लोग दरवाजा खोल रहे हैं, आ रहे हैं। फ्रीक्वेंटली, कितना फ्रीक्वेंटली बोलते हो तुम, है ना, बोलते हो कि यार हाउ फ्रीक्वेंटली पीपल आर कमिंग, तुम बोलते हो कितनी फ्रीक्वेंटली लोग आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है। तो आपने दरवाजा खोला, लोग अंदर बाहर कितने आ रहे हैं, वैसे ही यहां आपने विंडो खोला और कितनी वेव्स इससे पास हो गई, कितनी वेव्स इससे पास हो गई, नंबर ऑफ वेव्स जो है वो कितनी पास हो गई गिवन इंटरवल में, 1 सेकेंड मान लो या 1 घंटा मान लो, कितनी वेव्स पास हो गई, वो वेव्स की फ्रीक्वेंसी बताती है। अब आप याद रखिएगा, जितनी शॉर्टर वेव होंगी, जितनी वेव्स छोटी होंगी, जितनी वेव्स क्या होंगी, छोटी होंगी, वेव्स उतनी ज्यादा पास कर पाएंगी। यहां देखिए, यहां पर आपकी क्या है, यहां पर छोटी है वेव्स, वेव जब बोलता हूं तो वेवलेंथ, यहां पर देखो एक वेवलेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक, दिस इज लैम्डा, ये वेवलेंथ एक है, ये वेवलेंथ है, दिस इज वेवलेंथ, और यहां पर देखो वेवलेंथ, यहां से लेके यहां तक, देख रहे हो इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है, इसकी वेवलेंथ क्या है, बहुत बड़ी है, देखो यहां से लेके यहां तक एक वेव। अच्छा, इतनी वेवलेंथ अगर देखोगे, इसकी वेवलेंथ जो है, इसकी वेवलेंथ, इसमें कितनी वेव्स आ जा रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट 7 वेव आ रही हैं। इस एक, यहां पर एक वेव है और यहां पर 7 वेव है ना। अब इमेजिन करो कि मैं सेम विंडो है, मैं विंडो खोल रहा हूं तो कहां पर ज्यादा वेव्स पास हो जाएंगी, जिनकी छोटी वेव्स हैं, 1 वेव पास होगी, 2 वेव पास होगी, 30 4 5 6 7, और यहां पर तब तक कितनी वेव्स पास हो पाई, केवल 1 वेव पास हुई, केवल यहां पर कितनी वेव पास हुई, 1 वेव। तो जो शॉर्ट वेव्स होती हैं, शॉर्ट वेव्स याद रखिएगा, जो शॉर्ट वेव्स होंगी उनकी हमेशा फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, जो शॉर्ट वेव्स होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई रहेगी, और जो लॉन्ग वेव्स होंगी, जो लॉन्ग वेव्स होंगी, याद रखिएगा उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसी होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी, ये याद रखिएगा। मतलब वेवलेंथ जो होती है, मतलब याद रखिएगा, इसको लिख लेना कहीं पर एनसीईआरटी में, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, ये लिख लेना, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, ठीक, कि वेवलेंथ जहां पर आपकी बड़ी होगी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जहां वेवलेंथ छोटी होगी वहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो है, दिस इज योर वेव्स, ये हमने कर लिया वेव्स। अब करते हैं टाइड्स, हम लोग बात करेंगे टाइड्स की, ठीक है, हम लोग बात करेंगे टाइड्स की। व्हाट आर टाइड्स? जैसे मैंने आप लोगों को बताया क्या है, राइज एंड फॉल, और ये एक पीरियोडिकल राइज एंड फॉल है, मतलब ये हमेशा नहीं होगा राइज एंड फॉल, ये आपका पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल है, जो कि दिन में या तो 1 बार या 2 बार हो सकता है, दिन में 1 बार या 2 बार आपका क्या है, यहां पर राइज या फॉल हो सकता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ पे सन का और मून का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगता है। इसी राइज एंड फॉल को, पीरियोडिक राइज एंड फॉल को हम टाइड बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझ लीजिएगा यहां पर कि ये जो मून का ग्रेविटेशनल मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मून हमारे अर्थ से ज्यादा पास है, तो उसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा वर्क करता है। सन का भी करता है लेकिन मून का ज्यादा करता है। अगर पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन किसका ज्यादा इंपैक्ट डालता है हमारे टाइड्स में, तो वो मून है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसकी जो स्टडी है ना, स्टडी ऑफ टाइड इज वेरी टाइड इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज्यादा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बिहेवियर करती है, ठीक है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्टडी है। तो आइए हम लोग यहां पर बात करते हैं टाइड के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पीरियोडिकल राइज एंड फॉल है। सर्ज के बारे में मैंने आपको बताया था, सर्ज के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब प्रेशर चेंज होता है, ठीक है, तो लो प्रेशर वाले एरिया में, लो प्रेशर एरिया में जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जहां लो होता है, वहां पर ये क्या होता है, वहां पर ये ऊपर की तरफ राइज करता है वाटर, उसको हम बोलते हैं सर्ज,
अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जो हमारी टाइड्स हैं ये दो फोर्सेस की वजह से आती हैं, दो फोर्सेस की वजह से। एक तो हमने अभी बात करी क्या, ग्रेविटेशनल पुल। अच्छा, किसका ग्रेविटेशनल पुल? आप कहेंगे सर किसका? अभी मैंने आपको बताया क्या, मैंने बताया कि यहां पर सन का ग्रेविटेशनल पुल काम करता है और मून का ग्रेविटेशनल पुल यहां पर काम करता है। तो एक ग्रेविटेशनल पुल है सन का और मून का, दूसरा यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है टू काउंटर द ग्रेविटेशनल फोर्स, काउंटर द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई, एक तरफ अगर इस तरीके से यहां पर देखें, हम लोग देखेंगे यहां पर, ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि व्हाट टाइड्स आर। तो यहां देखिए, दिस इज अर्थ, ये क्या है हमारा, ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, इधर क्या है, वी हैव मून, इधर क्या है, वी हैव मून। ठीक, तो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि मून ने यहां पर अट्रैक्शन, मून का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, और हम देख रहे हैं क्या, ये जो वाटर है हमारा, वाटर वो यहां पर ऐसे बल्ज हो जा रहा है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, टाइडल बल्ज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइडल बल्ज। तो यहां पर टाइडल बल्ज जो है, दिस इज बिकॉज ऑफ मून। ये किसकी वजह से है, मून के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन एक चीज और आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या समझना है आपको समझना यह है कि अगर ये टाइडल पुल इधर होगा तो पूरा पानी इधर चला जाएगा, पूरा वाटर इधर चला जाएगा, यहां पर तो फिर इस साइड पे तो पूरा सूख जाएगा, सूख जाना चाहिए चीजों को। तो यहां पर क्या होता है, एक बैलेंस एक्चुअली वर्क कर रहा है। ठीक है, एक बैलेंस वर्क कर रहा है। एक है आपका ग्रेविटेशनल पुल और दूसरा है आपका क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा फोर्स होता है, जो बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, जो जब आपका कोई चीज रोटेट करती है तो बाहर की तरफ लगता है उसमें, तो जो बाहर की तरफ लग रहा है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और दूसरा आपका क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है ऑफ द मून और सन। तो अगर आपका ग्रेविटेशनल पुल इस साइड आप देखेंगे, इस साइड अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका वर्क करेगा कि ग्रेविटेशनल पुल वर्क करेगा, तो आप कहेंगे सर यहां ग्रेविटेशनल पुल वर्क करेगा मून का। ठीक है, मून का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो ज्यादा डोमिनेंट होगा। लेकिन वहीं पर इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी एक बल्ज होगा। तो अगर इधर आपका एक बल्ज निकला है तो एक बल्ज आपका इस तरीके से भी निकलेगा, इस तरीके से भी आपका एक बल्ज निकलेगा। और ये जो बल्ज है इट इज टू काउंटर व्हाट, ग्रेविटेशनल पुल। और ये जो बल्ज है, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस बल्ज इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बल्ज निकलेगा। तो बेसिकली रिजल्टेंट बल्जिंग कैसी होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऐसे आपके रिजल्टेंट बल्जिंग होगी। दिस इज द शेप। ठीक है, यहां पर वाटर ज्यादा है, इधर ज्यादा है और इधर ज्यादा है। इस तरफ वाटर किसकी वजह से है, यहां ग्रेविटेशनल पुल डोमिनेंट है ना। और इधर कौन सी चीज डोमिनेंट है, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज डोमिनेंट। यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो डोमिनेंट है, और इस वजह से यहां पर आपको बल्ज दिख रहा है। ऑपोजिट साइड में आपको क्या होता है, टाइड दिखता है। ठीक है, ऑपोजिट साइड में आपको क्या दिख रहा है, टाइड दिख रहा है। ठीक है, together the gravitational pull and the centrifugal force are responsible for creating two major tidal bulges। यही मैंने बताया आपको, दो टाइडल बल्जेस जो बनते हैं अर्थ में, वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक तरफ अगर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है तो दूसरी तरफ उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक तरफ आपका टाइडल बल्ज दूसरी तरफ निकल रहा है, इसके ऑपोजिट साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक और टाइडल बल्ज निकल रहा है। इसका मतलब जब टाइड्स आ रही हैं तो दो बल्ज हैं, there are two bulges। ठीक है, one on the side of earth facing the moon a tidal bulge occurs, while on the opposite side though the gravitational attraction of the moon is less, as it is farther away the centrifugal force causes tidal bulge on the other side। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या बोल रहा है, यहां पर ये बोल रहा है एक जो है एक बल्ज वो किधर निकल रहा है, मून की तरफ निकल रहा है, और एक उसके ठीक ऑपोजिट साइड निकल रहा है। ऑपोजिट साइड, बताओ मुझे एक चीज, अगर यहां पर इफ दिस इज योर मून, अगर आप यहां पर देखें, इफ यू लुक एट दिस, ठीक है, इसको देखो, अगर आप ऐसे देखें, ठीक है, तो ये वाली साइड, ये वाली जो अर्थ की साइड है, ठीक है, ये मून से बहुत दूर है। ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड, ये मून के पास है। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये पास है। इधर वाला जो देखोगे, इधर वाला दूर है।
तो कहां पर आपका ग्रेविटी जो बल्ज निकल रहा है मून की वजह से निकल रहा है, द साइड विच इज फेसिंग द मून, अर्थ का वो साइड जो मून की तरफ है वहां पर आपको बल्ज दिख रहा है, जो ऑपोजिट साइड है वहां भी बल्ज है, लेकिन और वो बल्ज किसकी वजह से है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, जो कि काउंटर बैलेंस कर रहा है ग्रेविटेशनल पुल को। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव डन। द टाइड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, द टाइड जनरेटिंग फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो डिफरेंस है उसकी वजह से आपका टाइड बनता है। एक तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेंट है, दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेंट है। ठीक है, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट द मून, जो सरफेस मून के पास है ना, पुल और द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द मून इज ग्रेटर देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सही बात है, ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है ज्यादा। ऑन दी ऑपोजिट साइड, उसके ठीक ऑपोजिट साइड, जहां मून, जो मून के अगेंस्ट है, ठीक है, ऑफ द अर्थ, द अट्रैक्टिव फोर्स इज लेस एज इट इज फार्दर अवे फ्रॉम द मून। यही चीज मैंने बोली, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डोमिनेंट। इसमें कौन सा फोर्स डोमिनेंट है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आपका डोमिनेंट है। हेंस देयर इज अ नेट फोर्स अवे फ्रॉम द मून। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज समझनी है, इट क्रिएट्स द सेकंड बल्ज अवे फ्रॉम द मून ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द हॉरिजॉन्टल टाइड जनरेटिंग फोर्सेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्टिकल फोर्सेस इन जनरेटिंग द टाइडल बर्जेस। मतलब कि हॉरिजॉन्टल फोर्स, जो अट्रैक्शन है, जो वाटर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि गहराई में ओशन वाटर की, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदर फैक्टर विच इन्फ्लुएंस दी टाइड्स। अब देखो ऐसा है कि मून और सन का ग्रेविटेशनल पुल तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको काउंटर कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि हमने देखा है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, हमने देखा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। ठीक है, फ्लैट सरफेस होती है, स्लोप ग्रेडियंट बहुत कम होता है, ये सबमर्ज पार्ट है कॉन्टिनेंट का। ठीक है, अगर कहीं लंबा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वाइड है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, तो वहां पर याद रखिएगा टाइड जो होंगी उनकी हाइट ज्यादा होगी। क्यों टाइड की हाइट ज्यादा होगी, क्योंकि सरफेस वाटर क्या है, सरफेस वाटर की जो ओशन वाटर है उसकी डेप्थ कम है। ठीक है, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, सपोज दिस इज योर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जितना हमारा चौड़ा होगा तो जो टाइड आएंगी, टाइड की हाइट क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, टाइड की हाइट ज्यादा होगी। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, इमेजिन करो एक कोस्ट ऐसा है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक हमारा ऐसा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, दिस इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, जो ज्यादा आपका बड़ा नहीं है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जब टाइड आएंगी तो आप इमेजिन करिए टाइड की हाइट कहां पर ज्यादा होगी, कहां पर ज्यादा ये ऊपर उठ पाएगा, जहां पर इसका डेप्थ कम होगा। डेप्थ कम होगी तो वाटर, जो पीछे से वाटर आ रहा है, वो हाइट कहां पकड़ेगा, वो हाइट ज्यादा यहां पर पकड़ेगा। जहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपका शैलो होता है, शैलो वाटर होते हैं, वहां पर ज्यादा ऊंचे टाइड्स आते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं बे ऑफ फुंडी में, बे ऑफ फुंडी में बहुत ऊंचे टाइड्स आते हैं, हाईएस्ट टाइड आते हैं बेसिकली। ठीक है, When tidal bulges hit the mid oceanic islands, अब आप जानते हैं मिड ओशियनिक आइलैंड्स है, जैसे कि हमारे अटलांटिक ओशन में है, जैसे हमारे इंडियन ओशन में है, दे बिकम लो। जब टाइड्स हिट करते हैं, जब टाइड्स आपके चल रहे हैं, सपोज दिस इज योर वाटर है ना, और यहां पर टाइड्स आपका आना है, तो टाइड जब इस पे हिट करते हैं, तो यहां पर चीजें नीचे आ जाती हैं। यहां पर क्या होता है, चीजें नीचे आ जाती हैं। वाई, बिकॉज इनका अपना भी ग्रेविटेशन क्या होता है, पुल होता है। जो ये रिजेस हैं, रिजेस का अपना भी ग्रेविटेशनल पुल है। दिस इज अ मास, ये अपना एक मास है ना। नॉर्मली क्या है, नॉर्मली यहां पर ऐसे देखो, नॉर्मली यहां वाटर है, इधर वाटर है, ठीक है, इधर वाटर है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं क्या है, रिजेस हैं। ये क्या है, मिड ओशियनिक रिजेस, इनका अपना ग्रेविटेशनल पुल भी होता है, तो ये पानी को ऊपर नहीं उठने देते हैं, ये और ज्यादा इसको नीचे काम करते हैं। ग्रेविटेशनल पुल एक किसका काम कर रहा है, एक मून का काम कर रहा है, सन का काम कर रहा है। एक भैया ये भी तो है, ये कह रहे हैं हमें भी पहचान लो यार, हम भी हैं यहां पर, ओशन के नीचे हैं, क्या हुआ, हमारे पास भी मास है, हम भी वाटर को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर ये वाटर को उठने नहीं देते हैं, तो टाइड जो है, टाइड यहां लो आती है। टाइड जहां पर मिड ओशियनिक रिजेस होते हैं, वहां पर क्या होते हैं, वहां पर चीजें आपकी लो रहती हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जब जहां पर मिड ओशियनिक आइलैंड्स होते हैं आपके, ठीक है, जैसे कि आपके हवाईन आइलैंड्स हो गए, ठीक है, वहां पर भी ये लो होता है।
वहां पर भी ये लो होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ अगेन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है। द शेप ऑफ बेज एंड एस्चुरीज अलोंग द कोस्टलाइन कैन ऑल्सो मैग्नीफाई द इंटेंसिटी ऑफ टाइड्स। अब भैया हमारे बहुत सारे बेज हैं, एस्चुरीज हैं, है ना, बहुत सारे बेज और एस्चुरीज होते हैं, तो यहां पर भी जब ये टाइड्स आपके वाटर जब आकर मूव करता है तो इनकी इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मैग्नीफाइड हो जाती है। देखो जो फनल शेप्ड बेज होते हैं, फनल शेप्ड, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बे, ऐसा बे ऑफ बंगाल जैसा, है ना, बे ऑफ बंगाल कैसा है, ऐसा ही है, दिस इज बे ऑफ बंगाल, दिस इज इंडिया, दिस इज बे ऑफ बंगाल। तो ये बे कैसा है, फनल शेप्ड है, ठीक है, फनल की तरह है एक, दिस इज दी फनल। कुप्पी यूज करते हैं ना हम लोग, कुप्पी जिससे हम लोग पहले तेल वेल भरते थे, ठीक है, ये फनल शेप्ड है। तो यहां पर क्या है, यहां पर जहां पर ये नैरो हो जा रहा है, यहां से वाटर एग्जिट एंट्री कर रहा है, और जहां पर आप जा रहे हैं आगे तो वहां पर क्या हो रहा है, नैरो हो जा रहा है। तो ये जो नैरो हो जा रहा है, जहां पर नैरो हो जा रहा है, जहां पर आपके फनल शेप चीजें होती हैं, वहां पर इट ग्रेटली चेंजेस द टाइडल मैग्नीट्यूड, ठीक है, टाइडल मैग्नीट्यूड, टाइड्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड यहां पर हो जाती हैं, ठीक है। व्हेन द टाइड इज चैनल बिटवीन द आइलैंड्स और इनटू द बेज और एस्चुरीज, दे आर कॉल्ड टाइडल करंट्स, ठीक है। बस सिंपल सी बात ये समझनी है, जब किसी बे या एस्चुरी में जो अब आपकी टाइड्स एंटर कर जाती हैं, किसी गल्फ ऑफ मेक्सिको में एंटर कर गई, हडसन बे में एंटर कर गई, तो ये जो एंटर कर रही हैं इनको बोलते हैं टाइडल करंट्स। इनको क्या बोलते हैं, टाइडल करंट्स बोलते हैं। टाइड की वजह से पानी अंदर जा रहा है, टाइड की वजह से पानी क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है। अब देखिए टाइड्स ऑफ बे ऑफ फुंडी, बे ऑफ फुंडी कहां पर है, बे ऑफ फुंडी जो है ये अटलांटिक ओशन में है, और कहां पर है, कनाडा के ईस्टर्न कोस्ट में है, कनाडा के ईस्टर्न कोस्ट में है, ठीक है। द हाईएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड अकर इन द बे ऑफ फुंडी इन नोवा स्कॉशिया, कनाडा। नोवा स्कॉशिया इज अ प्लेस, है ना, इन कनाडा, जो कि ईस्टर्न कोस्ट में कनाडा के है, अटलांटिक ओशन में है। द टाइडल बल्ज इज 15 to 16 मीटर्स, 15 से 16 मीटर है टाइड जब आ रही हैं आपकी, तो बहुत ऊंची है। बिकॉज देर आर 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड एवरी डे, देन अ टाइड मस्ट कम इन विदिन अबाउट अ 6 hours पीरियड, ठीक है। मतलब कि यहां पर याद रखिएगा, यहां पर क्या होता है, यहां पर ये दूसरी चीज समझिएगा आप, यहां पर ये बात को, इसको यहां से हम लोग यहां से थोड़ा सा सेपरेट करके समझते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, एक दिन में 4 मैक्सिमम आपका क्या हो सकता है, 4 चीजें हो सकती हैं। 2 बार आपका क्या आ सकता है, 2 बार आपके हाई टाइड आ सकते हैं, और 2 बार आपका क्या होगा, नीचे रह जाएगा टाइड आपका ऊंचा नहीं होगा। तो अगर ऐसी 4 एक्टिविटीज हो रही हैं तो ये हर 6-6 घंटे में होनी चाहिए। ये मतलब अगर एक टाइड आपका आया है तो दूसरा टाइड लगभग अप्रोक्सीमेटली 12 घंटे में आना चाहिए, 12 घंटे से पहले ही आ जाता है बेसिकली, ठीक है। अ रफ एस्टिमेट द टाइड राइजेस अबाउट 240 सेंटीमीटर एन आर। इसके हिसाब से अगर 6 घंटे में 15 से 16 मीटर आपकी हाइट आपकी अटेन हो रही है, तो मतलब हर घंटे लगभग 240 सेंटीमीटर जो है इसमें हाइट आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक। ये चीज याद रखिएगा। अब टाइड्स की जो फ्रीक्वेंसी है उनके बेसिस पे कितने टाइप्स हम लोग टाइड के होते हैं। एक होता है, हमें क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सेमी डायोर्नल टाइड। इसको क्या बोलते हैं, सेमी डायोर्नल टाइड, ठीक है। ये सबसे कॉमन है, दिस इज द मोस्ट कॉमन, लिख लो, ठीक है, मार्क कर लो अपनी बुक में, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न। इसमें क्या होता है, इसमें आप कह सकते हैं 2+2, इसको ऐसे समझ सकते हो, याद रखना, सेमी डायोर्नल को याद रखना, 2+2, ठीक है। क्या 2+2 है, 2 हाई टाइड्स आती हैं आपकी और 2 आपकी लो टाइड्स आती हैं, ठीक है। 2+2 सेमी डायगोनल को ऐसे याद कर लो शॉर्ट फॉर्म में, की नोट्स बना के, 2+2 मतलब कि 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड। एक दिन में 2 हाई टाइड आएंगी, 2 आपके लो टाइड आएंगी, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा 2 सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली द सेम हाइट। यहां पर एक चीज और समझ लीजिएगा कि जो हाई टाइड आपकी आ रही हैं, जो 2 हाई टाइड आ रही हैं, इनकी हाइट जो है लगभग सेम होगी। इनकी हाइट लगभग क्या होगी, इनकी हाइट जो होगी वो लगभग आपके सेम होगी। इनकी हाइट लगभग क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। चलिए अब दूसरा टाइप क्या होता है, जिसको बोलते हैं डायोर्नल टाइड। क्या बोलते हैं, डायोर्नल टाइड, ठीक है। ये दिन में ये क्या है, दिस इज 1+1, ये क्या है 1+1। सेमी डायोर्नल, सेमी मतलब होता है आधा, तो आधे से 2 का मतलब आता है, तो 2+2 वहां मान लो, और यहां पर डायोर्नल में 1+1, एक टाइड
हाई रहेगी, एक टाइड लो रहेगी दिन में, इसको बोलते हैं डायोरनल टाइड, ठीक है। और यहां पर भी जो हाई टाइड और लो टाइड है उनकी हाइट और डेप्थ लगभग सेम रहेगी, ठीक है। अब ये रीजन है जहां पर डायोरनल टाइड आ रहा है, ये रीजन है जहां पर आपको डायोरनल टाइड मिलता है, दीज आर दी रीजन्स, ठीक है। चलिए अब मिक्स्ड टाइड, मिक्स्ड टाइड क्या है, वेरिएशन है हाइट में, हाइट में जो आ रही हैं टाइड्स आपकी आ रही हैं उनमें क्या रहता है, वेरिएशन रहता है, कभी ज्यादा ऊंची होती है, कभी उतनी ऊंची नहीं होती है, सेम हाइट और सेम डेप्थ की आपको हाई टाइड और लो टाइड नहीं आती है, ठीक है। दीज टाइड जनरली अकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड ऑन मेनी आइलैंड्स ऑफ द पैसिफिक ओशियन। ये कहां आती हैं, तो ये आपकी ज्यादातर जो हमारा वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट में तुम्हारा कि मिक्स्ड टाइड is commonly occurring at the western coast of North America, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट सही होगा। एंड ऑन मेनी आइलैंड्स ऑफ द पैसिफिक ओशन, बहुत सारे पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स हैं जहां पर मिक्स्ड टाइड आती है आपकी, ठीक है। तो ये चीज हमने देख ली, तो ये देख लीजिए यहां पर, ठीक है। दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये यहां पर ये दिस इज अटलांटिक ओशन, कैरेबियन वाला रीजन जो है वहां पर है। दिस इज अगेन सम प्लेसेस जहां पर मिक्स्ड टाइड्स आपकी आ रही हैं, ठीक है। टाइड अब जो है कितने टाइप के होते हैं, टाइड कितने टाइप के होते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। पहला टाइड यहां पर देखिए हम लोग ने लिखा हुआ है स्प्रिंग टाइड। ये स्प्रिंग टाइड क्या है इसको थोड़ा सा समझ लो, ये स्प्रिंग टाइड क्या है। स्प्रिंग टाइड में आप याद रखिएगा, स्प्रिंग टाइड में मून, अर्थ और सन एक लाइन में होगा, एक लाइन में होगा, ठीक है। मून, अर्थ और सन एक लाइन में होगा, सिजिगी भी बोलते हैं इसको, इस पोजीशन को बोलते हैं सिजिगी, है ना। एक लाइन में आपको सारी चीजें यहां पर दिखाई देंगी, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर सपोज यहां पर जो हमारे स्प्रिंग टाइड होते हैं, स्प्रिंग टाइड दो कंडीशंस में आते हैं, स्प्रिंग टाइड दो कंडीशंस में आते हैं। एक आता है जब अर्थ हमारा इधर बीच में है, यहां पर हमारा मून है, जब अर्थ इधर है मून इधर है तो इसको बोलते हैं फुल मून। ये क्या होता है, हमारा फुल मून होता है, ठीक है। और इस तरफ हमारा क्या है, सन है, इस तरफ हमारा क्या है, सन है। तो यहां पर भी आपका बल्ज होगा, बहुत ऊंचा बल जाएगा, यहां पर बहुत ऊंचा बल जाएगा। और इसी को काउंटर करने के लिए यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ट्रैक, जब न्यू मून यहां पर है, ये न्यू मून की कंडीशन है, जब मून यहां है, अर्थ यहां है, सन यहां है, इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं क्या होगा, तो यहां पर बहुत बड़ा ऊंचा बल जाएगा। और क्योंकि सन इधर है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इधर लग रहा है तो इधर भी बल्ज बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। तो यहां पर दोनों तरफ जो टाइडल बल्ज होंगे उसमें हाई टाइड आपकी काफी होगी, टाइड की हाइट बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। ये कब है, जब फुल मून है, जब क्या है, फुल मून है तो बहुत हाई टाइड होगी। ये पहली कंडीशन मैंने आपको बताई, जब फुल मून होगा, इधर मून है, इधर अर्थ है, उधर सन है, तो फुल मून में क्या हुआ, मून मैंने बताया आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, मून का ग्रेविटेशनल, सन का भी नहीं, मून का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो ये बल्ज आपका निकल के आ रहा है, और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इधर, और प्लस सन का अट्रैक्शन भी है, तो इधर भी अच्छा बल जाएगा क्योंकि सन का भी अट्रैक्शन इस तरफ है। तो यहां पर बल्ज बहुत अच्छा आएगा इस कंडीशन में। दिस इज फर्स्ट कंडीशन, ये आपकी क्या है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है यहां पर आपका है अर्थ, दिस इज व्हाट अर्थ इज, ठीक है। मून यहां पर है, दिस इज न्यू मून, ये कौन सी कंडीशन है, न्यू मून की कंडीशन है, फुल मून नहीं है ना। ये अमावस्या की रात है, यहां पूर्णमासी उधर अमावस्या, ठीक है। ये न्यू मून है आपका और इधर सन है। अब इधर क्या हो रहा है कि मून का भी ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है और सन का भी ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है, ठीक है। और इस कंडीशन में भी जब दोनों एक ही लाइन में हैं, इस कंडीशन में भी इधर और ज्यादा बल जा जाता है। यहां पर क्या है, बहुत सॉलिड बल्ज है ना, यहां पर क्या है, बहुत सॉलिड बल्ज है। और इसको काउंटर करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इधर भी बल्ज खूब ऊंचा आ जाता है, इधर भी बल्ज खूब ऊंचा आ जाता है। ये दोनों कंडीशन फुल मून की, न्यू मून की, ये कहलाती है स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड कब आता है, स्प्रिंग टाइड तब आ जा है जब सन, मून और अर्थ ये एक लाइन में हो, एक ही लाइन में हो ये, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में आपका स्प्रिंग टाइड आता है। क्लियर है बात यहां पर। अब मैं आपको बता देता हूं नीप टाइड क्या होता है, नीप टाइड, ठीक है। व्हाट इज नीप टाइड, तो जब हमारा फर्स्ट क्वार्टर होता है, जब, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में लगभग 7 दिन में, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट क्वार्टर में मून यहां इस पोजीशन में होता है, ठीक है, मून इस पोजीशन में होता है। तो जब मून इस पोजीशन में है तो मैंने बताया मून का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा मैटर करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहां पर ऐसे बल जाता है,
दिस इज द बल्ज। ये क्या होता है, बल्ज हमारे अर्थ में ऐसा आता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ऊंचा नहीं हो पाएगा। ये बल्ज को आना तो चाहिए था काफी ऊपर की तरफ ऐसे, लेकिन ऐसे ये बल्ज नहीं आ पाएगा। वाई? क्योंकि यहां पर सन भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये पानी सोचो उठा हुआ है, लेकिन सन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सन इस पोजीशन में है, मून इस पोजीशन में है, तो यहां पर बल्ज होगा तो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। बल्ज होगा तो बहुत ज्यादा, लेकिन नहीं होगा। क्यों? बिकॉज सन जो है, सन इसकी हाइट को कम कर दे रहा है, क्योंकि पानी थोड़ा सा इधर भी खिंच जा रहा है, पानी थोड़ा इधर भी खिंच जा रहा है, पानी थोड़ा इस तरफ खिंच जा रहा है। इसकी हाइट होनी चाहिए थी ऐसे, लेकिन सन ने पानी को थोड़ा इधर खींच लिया, तो इसकी हाइट क्या हो गई, इसकी हाइट नीचे आ गई। समझ में आ रहा है? यहां पर ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन सन ने अपनी तरफ वाटर को खींचा, तो इसकी हाइट क्या हुई, थोड़ी सी कम हो गई। दिस इज नीप टाइड। ये फर्स्ट क्वार्टर जब मून हमारा रहता है इस तरफ, तब होता है। या सेम ऐसे ही थर्ड क्वार्टर में देखो, थर्ड क्वार्टर में यहां पर अर्थ है, यहां मून है, और यहां पर क्या है, यहां पर सन है। तो यहां पर इस तरीके से इसकी हाइट होनी चाहिए थी, लेकिन हाइट इस तरीके से इसकी होती नहीं है, हाइट इसकी छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका वाटर जो है इधर घसीट जाता है थोड़ा सा, ठीक है। सन इसको अपने वाटर को सन अपनी तरफ घसीट लेता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसकी हाइट यहां पर भी छोटी हो जाती है। मतलब नीप टाइड कब आते हैं? नीप टाइड जब सन, अर्थ और इस तरीके से मून 90 डिग्री पे होते हैं। कैसे होते हैं? 90 डिग्री में होते हैं पोजीशन में। स्ट्रेट लाइन ना हो के 90 डिग्री पे अगर होते हैं तो यहां पर नीप टाइड होती है। इसमें हाइट टाइड की जो होती है उतनी ज्यादा नहीं होती है, हाइट कम होती है। दीज आर व्हाट? दीज आर योर नीप टाइड। ये क्या होते हैं? नीप टाइड होते हैं। तो यहीं पर देख लो, हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। द पोजीशन ऑफ बोथ द सन एंड द मून इन रिलेशन विद द रिलेशन टू द अर्थ हैज डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द टाइड हाइट। सिंपल सी बात है, कैसी पोजीशन है उसके वजह से ही हमारे टाइड की हाइट डिसाइड होगी। व्हेन द सन, मून एंड द अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन, द हाइट ऑफ द टाइड विल बी हायर। यही चीज मैंने बोली थी जो स्प्रिंग टाइड में हमने देखा, स्प्रिंग टाइड में, ठीक है। दीज आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स एंड दे अकर ट्वाइस अ मंथ। याद रखिएगा, 14 दिन में ये होते हैं बेसिकली, ट्वाइस अ मंथ, है ना। वन ऑन फुल मून पीरियड एंड अनदर ऑन द न्यू मून पीरियड। याद रखिएगा, एक आपका फुल मून के दिन और एक आपका न्यू मून के दिन स्प्रिंग टाइड आती है। वहीं हम लोग अगर बात करें नीप टाइड की, देयर इज अ 7 डे इंटरवल बिटवीन द स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर में जो हो रहा है, एट दिस टाइम द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल्स। सन और मून इस तरीके से राइट एंगल में है टू ईच अदर, एंड द फोर्सेस ऑफ द सन एंड मून टेंड टू काउंटरएक्ट वन अदर, ठीक है। तो यहां पर इधर ऊपर अगर ऐसे इस तरीके से टाइड बनने की कोशिश कर रहा है तो सन का अट्रैक्शन है, और सन के अट्रैक्शन की वजह से कुछ पानी ऐसे भी चला जाएगा, तो हाइट नीचे हो जाएगी, वाटर की उतनी हाइट अटेन नहीं कर पाएगी। द मून्स अट्रैक्शन दो मोर देन ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज द सन इज डिमिनिश्ड बाय द काउंटर एक्टिंग फोर्स ऑफ द सन्स ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। हालांकि मून की ज्यादा पावर है, लेकिन तब भी सन के ग्रेविटेशनल पुल में क्या होता है, ये थोड़ा सा गायब हो जाता है। तो दिस इज न्यू टाइड, नीप टाइड, ये हमने बात कर ली। अब कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो हमारे टाइड को अफेक्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल फैक्टर हैं। वो सिंपल फैक्टर क्या है? एक पोजीशन होती है जिसको बोलते हैं हम क्या, पेरिगी। पेरिगी पोजीशन वो पोजीशन है जिसमें अर्थ और मून सबसे पास होते हैं, ठीक है। यहां अगर अर्थ है तो दिस इज मून, ठीक है, और ये नियरेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट, नियरेस्ट। महीने में एक बार क्या होता है, मून हमारे अर्थ के बहुत पास होता है, ठीक है। और जब पास होगा तो इसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा, जितना पास होगा उतनी ज्यादा उसके अंदर पावर होगी, ठीक है। देखा ना, एक मैग्नेट और लोहे को जितना पास ले आओगे उतना अट्रैक्शन फोर्स मैग्नेट का बढ़ जाता है। वैसे ही यहां पर कुछ मून का भी है, मून का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा हो जाएगा, तो इस समय पेरिगी के समय कैसी टाइड आएंगी, जो टाइड आएंगी उनकी हाइट ज्यादा होगी। पेरिगी के समय जो हाइट होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। यहां पर एपोजी क्या होता है? एपोजी इज नथिंग बट जब आपका मून फारदेस्ट होता है, जब अर्थ से मून आपका क्या होता है, दूर होता है, ठीक है। इसमें दूरी ज्यादा होती है, दिस इज फारदेस्ट। तो यहां पर इसका जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा और हाइट आपकी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। यही चीज इसमें बोली है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप एक और, ये तो मून के पर्सपेक्टिव में देखा, सन का भी है इंपैक्ट होता है। तो सन का इंपैक्ट जो है पेरीहीलियन, ये 3 जुलाई को आपका होता है, 3 जनवरी को ये होता है, ठीक है। 3 जनवरी को पेरीहीलियन की घटना होती है, पेरीहीलियन का इवेंट होता है। पेरीहीलियन में सन जो है अर्थ से क्लोजेस्ट होता है, सन से अर्थ क्लोजेस्ट होता है 3 जनवरी को। तो इस टाइम पे, पेरीहीलियन के टाइम पे टाइड की हाइट कैसी होगी, हाइट ऑफ टाइड
विल बी मोर, ज्यादा होगी, ठीक है। और एक होता है आपका एपहीलियन विच इज 4th ऑफ जुलाई, विच इज व्हाट 4th ऑफ जुलाई। और 4th ऑफ जुलाई पे सन जो है वो अर्थ से बहुत दूर होता है, सबसे ज्यादा दूर होता है, तो फारदेस्ट होता है, इसलिए यहां पर हाइट ऑफ टाइड कैसी होगी, हाइट आपकी कम होगी। यही चीज बताई गई है, यही चीज बताई गई है। साल में एक बार आपका एपीलियन होता है और आपका पेरिहीलियन होता है, जबकि पेरिगी और एपोजी ये आपके हर मंथ होते हैं, ठीक है, एक एक बार। तो ये हो गया क्या हमारा, दिस इज टाइप ऑफ टाइड्स, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात करी, दिस इज टाइप ऑफ टाइड्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक चीज समझिएगा, द टाइम बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड, जब हाई टाइड आती है और लो टाइड आती है, ठीक है, उस टाइम को व्हेन द वाटर लेवल इज फॉलिंग, ठीक है, इज कॉल्ड द एब। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, द टाइम बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड व्हेन द वाटर लेवल इज फॉलिंग इज कॉल्ड द एब। एब क्या होता है, एब वो टाइम है जब हाई टाइड से लो टाइड आपका हो रहा है, जब हाई टाइड से लो टाइड आपका हो रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट टाइम इज नोन एज एब। The time between the low tide and the high tide when the tide is rising is called the flow or flood। जब लो टाइड से हाई टाइड जा रहा है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, फ्लो बोलते हैं या फ्लड बोलते हैं। दो टाइम पीरियड है, एक हाई टाइड से लो टाइड जब हो रहा है, हाई टाइड से लो टाइड हो रहा है, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोल रहे हैं, एब। आपका हाई टाइड से लो टाइड हो रहा है, और जब लो टाइड से हाई टाइड हो रहा है, लो टाइड से हाई टाइड हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लो या फ्लड बोल रहे हैं, सिंपल, ठीक है। यही चीज है हमारी, ठीक है, यही चीज है। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस क्या है, देखो आप एक चीज समझिएगा, टाइड की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। टाइड की जो इंपॉर्टेंस है इसको हम लोग अच्छा, टाइड को हम लोग क्या है, एडवांस में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पहली चीज तो एडवांस में भी प्रिडिक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइड्स को कर सकते हैं। टाइड्स के एडवांटेजेस क्या हैं, इट हेल्प्स द नेविगेटर्स एंड फिशरमैन प्लान देयर एक्टिविटीज। क्योंकि हम टाइड को पहले से प्रिडिक्ट कर पाते हैं, इसलिए नेविगेटर्स और फिशरमैन अब उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान करते हैं सब कुछ, ठीक है। कहीं हाई टाइड आने वाली है तो उस समय वो लोग नहीं जाएंगे, फिशरमैन, नेविगेशन उस समय नहीं होगा। तो हम लोग क्योंकि प्रिडिक्ट कर सकते हैं टाइड को, इसलिए ये एडवांटेजेस होते हैं टाइड के, कि नेविगेशन में आसानी होती है। टाइड फ्लोज आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन नेविगेशन, ठीक है। नेविगेशन में टाइड फ्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोस्ट हैं जिनकी डेप्थ बहुत कम होती है, लेकिन जब टाइड फ्लोज मतलब लो टाइड से हाई टाइड जब हो रहा होता है, बहुत ध्यान से सुनना, जब मैं बोल रहा हूं बहुत सारे ऐसे कोस्ट होते हैं, इमेजिन करो एक ऐसा कोस्ट इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करो ऐसा कोस्ट, ठीक है। यहां पर शिप फंसी हुई है, यहां पर शिप फंसी हुई है, ठीक है। क्यों शिप फंसी हुई है यहां पर, क्योंकि शिप का जो है, शिप क्या हो रही है, शिप इसके आगे बढ़ नहीं पा रही है। दिस इज द वाटर लेवल, ये आपका लो टाइड है, ये लो टाइड है। अब शिप को पहुंचना है यहां पर, दिस इज द कोस्ट, यहां पर पहुंचना है, यहां पर पोर्ट बना हुआ है, दिस इज द पोर्ट, यहां पर पोर्ट बना हुआ है। अब शिप को जो है यहां पहुंचना है, ये तभी पहुंच पाएगी जब लो टाइड से वाटर कहां पहुंच जाए, हाई टाइड पे पहुंच जाए। जब हाई टाइड पे पहुंचेगा तो शिप यहां पर आराम से यहां पोर्ट तक पहुंच जाएगी, जब हाई टाइड होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइडल फ्लोज क्या होते हैं, टाइडल फ्लोज होते हैं लो टाइड से हाई टाइड जब हो रहा होता है, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, टाइडल फ्लोज। तो यही चीज लिखी हुई है, टाइडल फ्लोज आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन नेविगेशन। जब लो टाइड से हाई टाइड हो रहा होता है तो बहुत सारे शिप्स क्या होते हैं, पोर्ट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। टाइडल हाइट्स टाइडल हाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली हार्बर्स नियर द रिवर्स विद इन एस्चुरीज एंड हैविंग शैलो बार्स एट द एंट्रेंस विच प्रिवेंट शिप्स एंड बोट्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द हार्बर। यही कंडीशन जो मैंने आपको बताई कि जब आपके टाइडल लो टाइड होती है तो बहुत परेशानी होती है, जब हाई टाइड हो रही होती है तो उस समय बहुत आसानी से शिप्स जो हैं वो ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं। टाइड्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन डीसिल्टिंग ऑफ द सेडिमेंट्स इन रिमूविंग पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम रिवर एस्चुरीज। तो रिवर एस्चुरीज में क्या होता है, बहुत सारे आपके सेडिमेंट्स, छोटे छोटे बारीक, जिसको हम बोलते हैं फाइनर सेडिमेंट्स, जिनको हम सिल्ट बोलते हैं, सिल्ट, वो वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। और पॉल्यूशन, वहां पर बहुत सारा पॉल्यूटेंट इकट्ठा हो जाता है। तो जब टाइड आती है रिवर एस्चुरीज में, फुल फ्लो में आती है, तो ये क्या करती है, इनको बहा के हटा ले जाती है, इनको बहा के वापस ले जाती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइड्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कनाडा, फ्रांस इसके लिए जाने जाते हैं, कनाडा, फ्रांस, चाइना, रशिया, ये बहुत ज्यादा टाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिया में हम लोग गुजरात में हम लोग बहुत सारा टाइडल इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं,
प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइड्स जब आती हैं तो वहां पर टरबाइन लगे हैं, टरबाइन को घुमाती हैं, और जब वापस जाती हैं तब भी घुमाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो इस तरीके से देख सकते हैं आप यहां पर ये बना रखा है, दिस इज दी टरबाइन जनरेटर, ये टरबाइन जनरेटर। तो आप देख सकते हैं दिस इज टाइडल बेसिन, है ना, दिस इज सी। जब हाई टाइड होती है तो वाटर इसके अंदर चला जाता है, वाटर इसके अंदर चला जाता है। दिस इज अ डैम, और यहां पर टरबाइन बना रखा है। ये टरबाइन के जो फैन है, जब वाटर आपका जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से घूमते हैं, टरबाइन घूमता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और फिर जब है इस तरीके से टाइडल बेसिन भर जाता है, यहां पर पानी को रोक लिया जाता है। टाइड्स में पूरा अपर टाइड आया, पानी को रोक लिया। अब जब ये पानी यहां से वापस नीचे जाएगा तब भी यहां पर फैन लगे हुए हैं, टरबाइन फैंस हैं, इनको ये फिर से घुमाएगा बाहर जाते वक्त, है ना, इनको फिर से घुमाएगा बाहर जाते वक्त। और जब ये घुमाएगा तो यहां पर फिर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी आपकी। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, ये हमने पढ़ लिया यहां पर टाइड्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओशन करंट्स के बारे में। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर ओशन करंट्स के बारे में, और ओशन करंट्स में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ओशन करंट को अफेक्ट करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ओशन करंट्स है क्या। तो ओशन करंट्स आर बेसिकली व्हाट, दीज आर बैंड्स ऑफ ओशन वाटर flowing in a fixed direction। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये आपके ओशन वाटर्स जो हैं, ये ओशन वाटर्स आपके फिक्स्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ये फिक्स्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं ओशन वाटर्स, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। ओशन currents are the horizontal movements of ocean water। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये ओशन वाटर के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। तो बेसिकली ऐसे इमेजिन करो, आप इमेजिन ऐसे करिए, आपने रिवर्स देखी होंगी, रिवर्स। ठीक है, अब रिवर्स क्या होता है, लैंड के बीच में जा रही है और एक फिक्स्ड पाथ फॉलो कर रही है ना, एक फिक्स पाथ में रिवर फ्लो कर रही है। वो ये ना बोलना तुम हमसे कि सर अरे फ्लड आता है, रिवर कोर्स चेंज हो जाता है, वो नहीं। एक नॉर्मल आप देखेंगे तो रिवर एक फिक्स पाथ से जा रही है ना। जैसे मैं लखनऊ में हूं तो यहां गोमती जा रही है, हमेशा उसी रास्ते से होते हुए जा रही है। वैसे ही कुछ ओशन करंट्स हैं। ओशन करंट्स एक बैंड है, ठीक है, एक वाटर वाटर जिसका एक वॉल्यूम है, जिसकी एक डेप्थ है। ठीक है, ये ओशन करंट जो है सरफेस पे फ्लो कर रहा है, और ये ओशन करंट डीप वाटर्स में भी फ्लो कर रहा है। लेकिन हम लोग ज्यादातर जो फोकस करते हैं वो सरफेस वाले करंट्स को करते हैं, जो सरफेस पे फ्लो कर रहा है। तो ये इमेजिन करो एक फिक्स्ड पाथ में चल रहा है, फिक्स्ड पाथ में आपका चल रहा है, दिस इज ओशन करंट्स। ये क्या है, ओशन करंट्स है। ठीक है, अब ओशन करंट्स को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंपैक्ट डालते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंपैक्ट डालते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। ओशन करंट्स को इंपैक्ट डालती हैं विंड्स। ठीक है, विंड्स एक ड्राइविंग फोर्स है। विंड्स क्या है, विंड्स बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होता है, दिस इज कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स हमारे वाटर बॉडी को भी डिफ्लेक्ट करता है, वाटर बॉडी को भी डिफ्लेक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वी हैव हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जैसी भी चीज होती है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है बेसिकली, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ये होता है कि कहीं कहीं पे वाटर बॉडी जो है, वाटर बॉडी वहां पर वाटर पाइलअप हो जाता है, और वो जो वाटर पाइलअप हो रहा है, वो वाटर अगर ऊपर आ रहा है, उठ रहा है, तो वो कहीं तो बहेगा। मतलब इमेजिन करिए अगर इस तरीके से सरफेस वाटर कहीं पर इस तरीके से ऊपर उठ जाए, है ना, तो सरफेस वाटर जब ऊपर उठ जाएगा तो वो फ्लो तो करेगा ही, वो हर डायरेक्शन में फ्लो तो करेगा ही नीचे की तरफ। तो दिस इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाई लेवल, लो लेवल, हाई लेवल से लो लेवल वाटर फ्लो करता है, दिस इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, अब इसके अलावा ये विंड्स कैसे अफेक्ट कर रही है, कोरियोलिस फोर्स कैसे अफेक्ट कर रही है, ये अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग इसमें बात करेंगे। लेकिन कुछ और फैक्टर्स हैं आपके, कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे कि इवेपोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इवेपोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लिख लीजिएगा, क्या इसको लिख लीजिएगा, इवेपोरेशन। एक चीज बताओ, जहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो वाटर क्या होगा, वाटर वहां से इवेपोरेट हो रहा है, तो वाटर का लेवल नीचे होगा कि ऊपर होगा, जहां से वाटर इवेपोरेट कर जा रहा है।
भाई जहां से पानी चला जा रहा है उसका लेवल तो नीचे होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, इसका मतलब इवेपोरेशन जहां पर ज्यादा है, लिख लेना, जहां पर इवेपोरेशन क्या है, जहां पे इवेपोरेशन आपका ज्यादा है वहां पे वाटर लेवल कम होगा, और जहां पे इवेपोरेशन कम है वहां वाटर लेवल ज्यादा होगा, है ना। और जहां पे वाटर लेवल ज्यादा होगा, वाटर लेवल वहां से वाटर फ्लो करेगा, जहां पे वाटर लेवल आपका ज्यादा है वहां से वाटर आगे की तरफ फ्लो करेगा, तो डायरेक्शन जो है वो उसकी डिसाइड होगी। इसी तरीके से प्रेसिपिटेशन, बारिश, है ना, प्रेसिपिटेशन या कह सकते हो रेनफॉल, रेनफॉल बेसिकली आप कह सकते हैं रेनफॉल, रेनफॉल भी बहुत मैटर करता है, रेनफॉल भी बहुत मैटर करता है। आप कहेंगे सर रेनफॉल कैसे मैटर करता है? भाई जहां बारिश ज्यादा होगी, जहां पर रेनफॉल ज्यादा होगी, वहां वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा होगा, वहां ज्यादा पानी होगा, और वहां पर वाटर क्या करेगा, राइज करेगा, और वाटर अगर राइज करेगा तो वाटर वहां से नीचे की तरफ फ्लो करेगा जिधर आपका ग्रेडियंट बन रहा होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट कौन सी है, सैलिनिटी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सैलिनिटी। सैलिनिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप कहेंगे सर सैलिनिटी कैसे मैटर करता है? तो सैलिनिटी जहां पर ज्यादा होती है वहां वाटर डेंस होता है। जहां सैलिनिटी ज्यादा होगी, जहां ज्यादा होगी वहां वाटर की डेंसिटी क्या होगी, वहां डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर। और डेंसिटी ज्यादा होगी तो चीजें, वाटर क्या होगा, नीचे सिंक करेगा, नीचे वाटर क्या करेगा, वाटर विल सिंक, वाटर सिंक्स डाउन, है ना। जहां सैलिनिटी ज्यादा होगी वहां डेंसिटी ज्यादा होगी। भाई एक ग्लास में पानी में नमक घोल दो तुम, तो वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो वो वाटर क्या होगा, वाटर डेंस होगा तो सिंक करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो यहां वाटर लेवल कैसा होगा, जहां सैलिनिटी ज्यादा है। अगर वाटर सिंक कर रहा है तो नीचे जा रहा है वाटर लेवल, तो सैलिनिटी अगर ज्यादा है, अगर सैलिनिटी आपकी ज्यादा है तो वाटर लेवल जो होगा वो कैसा होगा, आप कहेंगे सर वाटर लेवल कम होगा। और जहां सैलिनिटी कम है, जहां सैलिनिटी कम है, जहां पानी ज्यादा है, नमक कम है, सॉल्ट कम है, वहां पर वाटर लेवल ऊपर होगा, वहां पर क्या होगा, वाटर लेवल ऊपर होगा। तो जहां पर सैलिनिटी, जहां सैलिनिटी आपकी कम होगी वहां पर वाटर लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं ज्यादा होगा, ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि वहां पर लेस डेंस होगा पानी, है ना। ज्यादा डेंस नहीं होगा तो सिंक नहीं करेगा, ऊपर रहेगा। तो जहां सैलिनिटी कम होगी, जहां सैलिनिटी कम होगी वहां से वाटर उस तरफ बहेगा जहां सैलिनिटी ज्यादा है। जहां इवेपोरेशन कम होगा वहां से वाटर उस तरफ बहेगा जहां इवेपोरेशन ज्यादा है। जहां बारिश ज्यादा होगी वहां से पानी उस जगह बहेगा जहां बारिश कम होती है। समझ में आई? तीन चीज मैंने बताई आपको इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन जहां पर कम है, जहां कम है वहां पर वाटर लेवल हाई है, वहां से पानी उस तरफ फ्लो करेगा जहां इवेपोरेशन ज्यादा है क्योंकि वहां वाटर लेवल कम है। जहां पे बारिश ज्यादा है, जहां पर रेनफॉल ज्यादा हो रही है वहां वाटर लेवल हाई है, इसलिए वहां से पानी उस तरफ फ्लो करेगा जहां वाटर रेनफॉल कम हो रही है। जहां पे सैलिनिटी कम है वहां वाटर लेस डेंस है, और अगर डेंसिटी कम है तो वाटर वहां से उस तरफ फ्लो करेगा जहां डेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब सैलिनिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, वाटर सिंक कर रहा है तो उस तरफ वाटर फ्लो कर जाएगा जिधर डेंसिटी ज्यादा होगा। ये तीन चीजें जो हैं आपको अपने दिमाग में बैठाल के रखनी है। ये तीन चीजें जो हैं आपको अपने दिमाग में बैठाल के रखनी है, ठीक है। अब जो है हम लोग इसके आगे देखते हैं कि और कौन से फैक्टर्स हैं और क्या क्या चीजें जरूरी हैं ओशन करंट में। दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ लीजिए। पहली चीज, सपोज इमेजिन करिए यहां पर एक दिस इज सी या ओशन है, ये हमारा दिस इज ओशन, ये हमारा इस तरीके से ओशन है, दिस इज द ओशन, ठीक है, ये ओशन है। अब इमेजिन करिए यहां पर क्या चल रही है, विंड्स चल रही है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्या चल रही है, विंड्स चल रही है। नाउ विंड्स आर दी मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर ओशन करंट। ओशन वाटर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ विंड। विंड की वजह से ही क्या हो रहा है, ओशन वाटर मूव करता है ना, और उसी को हम ओशन करेंट्स बोलते हैं। तो बेसिकली अगर विंड्स की डायरेक्शन इधर है, अगर विंड्स की डायरेक्शन इधर है तो ये विंड्स क्या करेंगी, आप एक ग्लास एक प्लेट लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और आप ब्लो करिए एयर को, फूकेंगे जब आप तो देखेंगे आप प्लेट से पानी क्या हो दूसरी तरफ जा रहा है प्लेट के। अगर ऐसे प्लेट में पानी आपने लिया, आपने ब्लो करा, फूका आपने, तो पानी क्या होगा, पानी बिकॉज ऑफ योर एयर जो ब्लो करा उसके फ्रिक्शन की वजह से पानी दूसरी तरफ क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा, और जहां आपने फूका है वहां पानी गायब हो जाएगा और दूसरी तरफ कलेक्ट हो जाएगा प्लेट के। होता है कि नहीं होता है, राइट। तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही है, यहां से पानी क्या होगा, यहां पर पानी यहां लो हो जाएगा और इधर पानी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहां पर विंड जिधर चल रही है, जिधर विंड्स चल रही हैं, यहां पर क्या होगा, पाइलिंग अप ऑफ वाटर। यहां पर क्या हो जाएगा,
पाइलिंग अप ऑफ वाटर, ये पाइलिंग अप ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है। और जिधर से विंड आपने ब्लो करा है वहां पर क्या होगा, पानी आपका कम हो जाएगा। तो इसको कंपनसेट करने के लिए यहां से जो नीचे आपका पानी है, भाई ऐसा तो है नहीं कि पानी, ये तो ओशन है, ऐसा तो है नहीं इधर से पानी ब्लो करता जाएगा और सारा पानी फ्लड की तरह लैंड में आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो यहां पर अगर पानी इधर आपका ज्यादा इकट्ठा हो रहा है तो इसको काउंटर बैलेंस होगा। ये काउंटर बैलेंस कैसे होता है कि यहां जहां पानी ज्यादा आपका इकट्ठा कलेक्ट हो रहा है वहां से पानी कंटिन्यूअसली नीचे भी आता है, ठीक है। और जहां पानी आपका कम हो रहा है यहां पर कंटिन्यूअसली पानी इसके ऊपर भी आता है। जहां नीचे आ रहा है दिस प्रोसेस इज नोन एज डाउन वेलिंग। डाउन पानी जो है यहां कलेक्ट हो रहा है और कॉम्पनसेटरी मोशन में यहां नीचे आ रहा है, ठीक है। जहां पानी कम है वहां से पानी जो आपका ओशन बॉटम है यहां से पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज योर अपवेलिंग। क्या बोलते हैं इनको अपवेलिंग जोन बोलते हैं। दीज आर नोन एज व्हाट, अपवेलिंग जोन। यहां पर वाटर कैसा है बताओ मुझे, नीचे की तरफ वाटर कैसा है? तो आप कहेंगे सर नीचे जो वाटर होता है दिस इज कोल्ड वाटर। नीचे कैसा वाटर होता है? नीचे याद रखिएगा कोल्ड वाटर होता है हमेशा। नीचे कैसा वाटर है? हमेशा नीचे कोल्ड वाटर है। और यहां सरफेस वाटर है, दिस इज सरफेस वाटर, ठीक है। ये सरफेस वाटर कैसा होगा? दिस इज वार्म वाटर। ये कैसा वाटर होगा? वार्म वाटर होगा, है ना। मतलब आपका यहां पर इसके ऊपर एयर कैसी होगी? एयर भी इसके ऊपर वार्म होगी। भाई गर्म पानी के ऊपर एयर कैसी होगी? गर्म। और अगर एयर वार्म है तो ये राइज करेगी, हमने देखा है क्लाइमेटोलॉजी में, ये राइज करेगी। और यहां पर क्या होगा? यहां पर आपका इस कोस्ट में रेनफॉल भी होगी। जबकि यहां पर ये कोल्ड वाटर आ रहा है तो यहां पर एयर कैसी होगी? यहां पर एयर आपकी कोल्ड होगी, दिस विल बी कोल्ड एयर। ये आपकी कैसी एयर होगी? कोल्ड एयर होगी। और कोल्ड एयर होगी तो यहां पर ये वाटर क्या होगा? ये एयर नीचे आएगा और यहां पर कैसा प्रेशर बनेगा? हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर की वजह से यहां पर रेनफॉल नहीं होगी क्योंकि एयर नीचे आ रही है। हमने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा है एयर जब नीचे आती है तो बारिश नहीं होती है। और अगर बेटा बारिश यहां नहीं होगी तो यहां पर आपको डेजर्ट लाइक कंडीशंस मिल जाएंगे, डेजर्ट लाइक कंडीशन होंगे यहां पर, और इसलिए डेजर्ट आपको यहां पर मिलेगा। तो आपने क्या देखा, एक तरफ आपका सरफेस वाटर पाइल अप हो रहा है, वहां पर डाउन वेलिंग हो रही है, वहां पर पानी नीचे की तरफ आ रहा है। और एक तरफ आपका पानी जहां से हट रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए पानी ऊपर आ रहा है, दिस इज नोन एज अपवेलिंग। अब एक चीज बताओ, यहां सरफेस में आपके यहां पर सरफेस में आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे, यहां पर सरफेस में आपके प्लैंक्टन्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, प्लैंक्टन्स होंगे, सरफेस न्यूट्रिएंट्स। आप कहेंगे यहां सर बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन इमेजिन करो यहां पर इस जोन में जो बहुत डीप में प्लैंक्टन्स हैं, जो बहुत डीप में न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स भी तो ऊपर पहुंच जा रहे हैं। मतलब नीचे का डेप्थ वाटर का न्यूट्रिएंट भी ऊपर पहुंच रहा है और सरफेस वाला तो है ही। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो हो गए यहां पर, दिस इज अ न्यूट्रिएंट रिच रीजन। यहां पर बहुत सारा न्यूट्रिएंट होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। और न्यूट्रिएंट अगर यहां ज्यादा होगा तो इसको खाने के लिए बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स आएंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आएंगे। इनको खाने के लिए इनके पीछे छोटी छोटी स्मॉल फिशेज आएंगी, स्मॉल फिश आएंगी यहां पर। इनको खाने के लिए देयर विल बी नो वैरायटी ऑफ बिग फिशेज, ठीक है। यहां पर बिग फिश आएंगी आपकी। और इसकी वजह से ये जो अपवेलिंग जोन है, ठीक है, ये किसके लिए फेमस हो जाएगा? ये फिशिंग के लिए फेमस हो जाएगा, फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहां पर ये याद रखिएगा, अपवेलिंग जोन जो है वो फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब एक चीज और हम लोग यहां पर देख रहे हैं, एक और कॉन्सेप्ट। इमेजिन करिए ये आपके दो कॉन्टिनेंट्स हैं, बस ऐसे ही बना लो, ये दो कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना। इमेजिन करो ये दो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। और यहां पर दिस इज से अराउंड दिस इज इक्वेटर, ये इक्वेटर है। दिस इज से 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। दिस इज से 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ठीक है। और इमेजिन करिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मान लो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये, ठीक है। अब यहां पर इस जोन में क्या चल रही है? इस जोन में ट्रेड विंड्स चल रही है, बताओ। आप कहेंगे हाँ सर यहां ट्रेड विंड्स चलती हैं। तो ट्रेड विंड्स अपने अगर इधर डायरेक्शन में चल रही हैं, इस डायरेक्शन में ट्रेड विंड्स चल रही हैं, तो ये ट्रेड विंड्स क्या वाटर को इधर नहीं घसीटेंगी? आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहां पर ये घसीटेंगे ट्रेड विंड्स को। तो यहां पर वाटर जो है, वाटर इस तरीके से इस तरफ यहां पर इधर की तरफ पुल करेंगे इसको, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं यहां पर, ये ट्रेड विंड्स जो है ये वाटर को इस तरीके से पुल कर रही हैं,
और सेम इधर नीचे भी ट्रेड विंड्स चल रही होंगी सदर्न हेमिस्फीयर में नीचे ऐसे ट्रेड विंड्स चल रही होंगी। तो ये ट्रेड विंड्स जो हैं ये ओशन करंट्स को इस तरीके से मूव करती हैं, ठीक है। ओशन करंट्स को क्या करेंगे, इस तरफ से मूव करेंगे। फिर यहां पर कोस्टलाइन की वजह से ये जो आपकी जो वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी क्या होगी, इस तरीके से मूव करेगी। ये वाटर बॉडी जो है इस तरीके से, ये वाटर बॉडी जो है इस तरीके से मूव करेगी। अब हम लोग केवल एक का एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर मुझे बताओ, यहां पर इक्वेटर है, इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स कैसा होता है, 0। इक्वेटर के पास कोरियोलिस फोर्स इज मिनिमम। कोरियोलिस फोर्स इज व्हाट, कोरियोलिस फोर्स इज मिनिमम। कोरियोलिस फोर्स बहुत कम होता है यहां पर, ठीक है। अब जब ये कोस्ट के ऊपर आएगी, ये जब कोस्ट के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, ये कोस्ट के जब इस तरीके से ऊपर आ रहे हैं तो अराउंड 40 डिग्री है ना, 40 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ये पहुंचेगी, 40 डिग्री लैटिट्यूड में पहुंचेगी, तो ये जो हमारी करंट्स हैं, ये करंट्स क्या होंगी, कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स किस तरफ लगता है, राइट। तो ये क्या होंगी, ये राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होंगी, ये राइट हैंड साइड इस तरीके से डिफ्लेक्ट होंगी, इजंट इट। ये राइट हैंड साइड चलने लगेंगी वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी है। और यहां पर हमें कोई डिफ्लेक्शन यहां देखने को नहीं मिलेगा। कहां पर, इक्वेटर के पास। ये एक सीधी लाइन में चलेंगी, ये सीधे हमारा ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसे चलेंगी। क्यों चलेंगी ये इसलिए चलेंगी क्योंकि यहां कोरियोलिस फोर्स नहीं है। लेकिन जब ये यहां पर इस तरीके से मुड़ रही है, किसकी वजह से मुड़ रही है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ये वाटर बॉडी जो है, ये ओशन करंट्स यहां मुड़ जाती हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। दिस इज बेंडिंग बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। प्लस यहां पर क्या है, यहां पर वेस्टर्लीज भी चल रही है। यहां पर क्या चल रही है, यहां पर वेस्टर्लीज भी चल रही है ना। तो ये वेस्टर्लीज के इंपैक्ट में आके मुड़ जाएगी और ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से मुड़ जाएगी। इट इज बेंडिंग, है ना, इट इज बेंडिंग बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से बेंड कर रही है और यहां वेस्टर्लीज चल रही है जो इसको और ड्रैग कर देंगे आगे तक। और वेस्टर्लीज क्या करेंगे, इनको आगे तक ड्रैग कर देंगे, ठीक है। वेस्टर्लीज क्या करेंगे, इनको आगे तक ड्रैग करेंगे। अब जैसे यहां पर एक चीज समझिएगा, यहां पर क्या हो रहा है, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो बाउंड्री है हमारे, ये जो बाउंड्री है ना, ट्रॉपिक्स में ये जो बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री, दिस इज, ये एक कॉन्टिनेंट का कौन सा साइड है, ये एक कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न साइड है, ठीक है। ये ईस्टर्न कोस्ट है कि नहीं है, बताओ, ये ईस्टर्न कोस्ट है। आप कहेंगे हाँ सर ये ईस्टर्न कोस्ट है। और इधर यहां पर क्या है, दिस इज वेस्टर्न कोस्ट। ये कौन सा कोस्ट है, दिस इज वेस्टर्न कोस्ट। आप कहेंगे बिल्कुल। और ये कौन सा रीजन है, ये कौन सा रीजन है, ये ट्रॉपिकल रीजन है। दिस इज व्हाट, ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन में ईस्टर्न कोस्ट में पानी यहां पर इकट्ठा हो रहा है, पानी यहां पर क्या हो रहा है, पाइलअप हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर यही कंडीशन है, पानी यहां पर पाइलअप हो रहा है, इस तरीके से पानी पाइलअप हो रहा है, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर डाउनवेलिंग होगी। आप कहेंगे हाँ सर यहां डाउनवेलिंग होगी, बिल्कुल होगी डाउनवेलिंग। और दूसरे साइड यहां से पानी जा रहा है, दूसरे साइड यहां से पानी जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर दिस रीजन इज दी अपवेलिंग जोन। क्या मैं इसको बोल सकता हूं यहां पर अपवेलिंग जोन होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये अपवेलिंग जोन है। और यहां पर वाटर कैसा होगा, यहां पर कोल्ड वाटर होगा। कैसा वाटर होगा, कोल्ड। तो याद रखिएगा जिधर पाइलअप होगा वाटर, सरफेस वाटर जहां पाइलअप होगा वहां डाउनवेलिंग होगी, उसके ठीक अपोजिट साइड उसी लैटिट्यूड में आपका क्या होगा, अपवेलिंग होगा और वहां पर कोल्ड वाटर आपको मिलेगा, ठीक है। यह चीज आपको यहां पर समझनी है। तो यहां पर आपको कोल्ड वाटर मिलेगा। अब यहां पर आते हैं वापस, इसमें वापस आते हैं। अब ये जब करंट्स चल रही हैं तो इसकी जो लोअर लैटिट्यूड वाली करंट है, जहां कोरियोलिस फोर्स आपका, यहां पर कोरियोलिस फोर्स इस तरफ लग रहा है और वेस्टर्लीज भी लग रहा है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से कुछ वाटर क्या होंगी, इस तरीके से नीचे आ जाएंगी। कुछ क्या होंगी, वाटर इस तरीके से नीचे आएंगी। ये वाटर जो है आगे बढ़ के इस तरीके से नीचे आएंगी, ये नीचे आएंगी। और यहां पर जो ये वाटर नीचे आ रही है, ध्यान से देखो, ये जो वाटर नीचे आ रही है, है ना, यहां पर एक चीज हो रही है, इस साइड एक चीज हो रही है। यहां क्या हो रहा है, यहां पर अपवेलिंग हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है, अपवेलिंग। तो ये जो वाटर आपका टर्न करी, ये वाटर किससे मिल जाएंगी, ये वाटर आपका जब मूव करेंगी तो यहां पर कोल्ड वाटर है। अपवेलिंग जोन की वजह से कैसा वाटर है, कोल्ड वाटर है। तो ये कैसी करंट हो जाएंगी तुम्हारी, ये करंट हो जाएंगी कोल्ड करंट। ये कैसी करंट हो जाएंगी, कोल्ड करंट। मतलब ट्रॉपिक्स में वेस्टर्न कोस्ट में आपको कोल्ड करंट मिलेंगी और ईस्टर्न कोस्ट में आपको वार्म करंट मिलेंगी, ठीक है। दीज आर व्हाट, दीज आर योर वार्म करंट्स। ये कैसी करंट्स हैं, दीज आर वार्म करंट्स।
दीज आर योर कोल्ड करंट्स, ये कोल्ड करंट्स होंगी आपकी यहां पर, ठीक है। और कुछ क्या होगा, कुछ वेस्टर्लीज के इफेक्ट की वजह से, वेस्टर्लीज के इफेक्ट की वजह से, ठीक है, ये क्या होंगी, ये इस तरीके से वेस्टर्लीज के इफेक्ट की वजह से यहां पर आपका इस तरीके से कलेक्ट हो जाएंगी। तो ये सरफेस वाला है पानी, गर्म पानी होगा सरफेस वाला, तो अब पाइलेशन कहां हो रहा है, यहां पर, ठीक है। अब कहां हो रहा है पानी कहां पाइलअप हो रहा है, यहां पर पानी पाइलअप हो रहा है। ये जो वाटर होंगे कैसे होंगे, वार्म वाटर, ये कैसा है, वार्म वाटर है, ठीक है, ये वार्म वाटर है। और ये साइड कौन सा है बेटा, ये साइड कौन सा है, ये तुम्हारा वेस्टर्न कोस्ट है अगेन, लेकिन ये कौन सा रीजन है, दिस इज टेम्परेट रीजन। ये कौन सा रीजन है, ये टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन। और इधर से पानी दूर जा रहा है, पानी दूर जा रहा है, इधर कलेक्ट हो रहा है, यहां से पानी खींच के इधर जा रहा है। तो ये वाला वाटर जो है, ये वाला यहां पर क्या होगा, यहां अपवेलिंग होगा, यहां पर वार्म वाटर है, तो इधर क्या हो रहा है, इधर आपका अपवेलिंग है, दिस इज अपवेलिंग। और अपवेलिंग का मतलब क्या है, कोल्ड वाटर, और कोल्ड वाटर का मतलब अभी हमने समझा क्या है, यहां पर जो करंट्स आएंगी वो कोल्ड करंट्स होंगी। तो यहां पर हम देखते हैं इस तरीके से जो यहां करंट्स चल रही हैं, इस तरीके से हम लोग देखेंगे यहां पर करंट्स चल रही हैं। ये करंट्स जो होंगी, ये करंट्स क्या होंगी, कोल्ड करंट्स होंगी, दीज विल बी कोल्ड करंट्स, ठीक है। और इधर कौन सी होंगी, इधर आपकी वार्म करंट्स होंगी। तो टेम्परेट रीजन में जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है वहां पर कोल्ड करंट्स, और वेस्टर्न कोस्ट में कौन सा है, वेस्टर्न कोस्ट में वार्म करंट। ऑपोजिट हो गया, दोनों में ऑपोजिट हो गया। इतनी चीजें आपने समझ ली, इतनी चीजें समझ ली बस। और यहां पर हम देख रहे हैं इस मोशन की वजह से, यहां देख रहे हो यहां कैसा सर्कुलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इधर वाटर इधर वाटर इधर वाटर, एक सर्कुलेशन बन रहा है यहां पर। इस सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, गायर बोलते हैं या जायर बोलते हैं, इसको बोलते हैं गायर। अब ये कई जगह बन रहा है, ये साउथ में भी बनता है, नॉर्थ में भी बनता है, ये कहलाता है क्या, गायर कहलाता है। और यहां पर ठीक है, इस गायर में अगर ये अटलांटिक ओशन है, बहुत ध्यान समझो, अगर ये अटलांटिक ओशन है, तो इस अटलांटिक ओशन में एक यहां पर वीड मिलता है, वीड, ठीक है, सरगाजम वीड है ना, ये सरगाजम वीड यहां मिलता है। वीड क्या होता है, तो वीड बेसिकली आपके एल्गी जैसे बहुत छोटे छोटे रूटलेस प्लांट होते हैं, सरगाजम वीड। इसी की वजह से ये जो वाटर है ना, ये वाटर बॉडी, इसको हम बोलते हैं क्या, सरगासो सी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरगासो सी। याद रखिएगा, ये जो वाटर बॉडी है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सरगासो सी। और सरगासो सी अगर आप देखेंगे तो सरगासो सी एकमात्र ऐसा सी है जिसके चारों ओर पानी है। यहां भी, इधर भी पानी है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, और बीच में जो आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज सरगासो सी। इसको हम क्या बोलते हैं, सरगासो सी बोलते हैं, ठीक है। अब एक और यहां पर कॉन्सेप्ट समझ लेना कि यहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है, यहां पे पानी इकट्ठा हो रहा है। अब ये वाली कंडीशन समझो, यहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है, यहां पे पानी इकट्ठा हो रहा है, इस तरफ, दोनों तरफ। तो यहां पर एक और प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, इस प्रोसेस को देख लो, ये भी समझ लो। यहां पर आप देखेंगे दिस इज इक्वेटर, ठीक है, यहां से ट्रेड विंड्स आई और ट्रेड विंड्स ने वाटर को इधर फ्लो करा, यहां पर इधर से ट्रेड विंड्स आई, इन्होंने वाटर को फ्लो करा। इन वाटर को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल करंट, है ना, इक्वेटोरियल करंट। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल करंट। ये नॉर्थ में जब चलती हैं तो इनको बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और ये जब इक्वेटर के नीचे होती हैं तो इनको बोलते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। इक्वेटोरियल करंट कहलाती हैं ये। अब जब यहां पानी कलेक्ट हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पानी कलेक्ट हो रहा है, और दूसरा एक एरिया है जो कि काम बेल्ट है, याद है, डोल्ड्रम वाला रीजन है। 5 डिग्री से लेके 5 डिग्री यहां डोल्ड्रम होता है, 5 डिग्री नॉर्थ से लेके यहां 5 डिग्री साउथ तक बेटा क्या है, दिस इज डोल्ड्रम। ये काम बेल्ट है, यहां पर एयर मूव नहीं करती है। तो जब ये वाटर इस तरीके से कलेक्ट हो रहा है, यहां पर ये वाटर कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसमें यहां जहां वाटर पाइलअप हो रहा है, यहां पर वाटर क्या होता है, पाइलअप होता है, यहां वाटर पाइलअप हो रहा है इस तरीके से। और ये वाटर जो है ना, वाटर क्या है कि यहां पाइलअप होके सरफेस के नीचे, सी सरफेस के नीचे ऐसे पानी कंपनसेशन में बहता है, जो कि इस एरिया में ऊपर आ जाता है। तुम समझ रहे हो, इसको थोड़ा और बड़ा में दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, इसको और थोड़ा बड़े में करते हैं। जैसे सपोज इस तरीके से पानी पाइलअप हो रहा है, ठीक है, दिस इज हाउ द वाटर इज पाइलिंग अप। ये क्या हो रहे हैं, दिस इज इक्वेटोरियल करंट, ये इक्वेटोरियल करंट है, पानी को पाइलअप कर रहे हैं। अब यहां पर क्योंकि ज्यादा पानी है, यहां ज्यादा पानी हो रहा है, तो यहां से पानी क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, और यहां नीचे की तरफ आते हुए, क्योंकि इस जोन में इट इज अ काम जोन, यहां पर कोई विंड नहीं चल रही है,
यहां पर इट इज अ काम जोन, ये डोल्ड्रम वाला रीजन है। कौन सा रीजन है? डोल्ड्रम वाला रीजन है। तो यहां विंड्स चल नहीं रही हैं, इसलिए ये पानी जो है ना, ये पानी ये इसके बीच में ऐसे बहते हुए चला आता है, इसके बीच में ऐसे चला आता है बहते हुए। तो ये पानी जो है दिस इज से योर सरफेस, ये ऐसे सरफेस है, और यहां से ये पानी जो है इधर सरफेस के नीचे बह रहा है, लेकिन एक स्लोप में बह रहा है, और ये स्लोप में बहते बहते बहता है और यहां पर ऊपर आ जाता है। ये ऊपर आ जाता है, जैसे तराई रीजन में होता है ना, हमारे भाबर रीजन से पानी नीचे आ रहा है और तराई में ऊपर आ रहा है, वैसे ही कुछ ये अंडर वाटर आ रहा है, अंडर सरफेस आ रहा है और ये ऊपर आ जा रहा है ऐसे। इनको बोलते हैं हम क्या? इनको बोलते हैं इक्विटोरियल, काउंटर इक्विटोरियल करंट। इनको क्या बोलते हैं? काउंटर इक्विटोरियल करंट। दीज आर नोन एज व्हाट? काउंटर इक्विटोरियल करंट। ठीक है, अब हमने एक चीज देख ली, जहां पर गर्म पानी वहां बारिश होती है, जहां ठंडा पानी वहां पर डेजर्ट मिलते हैं, फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक, अब हम लोग जो है व्हाट विल डू इज, अब हम लोग करंट्स देख लेते हैं, वर्ल्ड में कौन कौन सी करंट्स हैं और कैसे पैटर्न है उसका देख लेते हैं, कौन कौन सी करंट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये है हमारा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। और अटलांटिक ओशन में मैं आपको जो है करंट्स के नाम बताते चलूंगा, और आप लोग क्या करिएगा, आपके एटलस में पीछे वाले पेजेस खोलेंगे तो वहां पर आपको क्या दिखेगा, वहां पर ये करंट दिखेंगी, उससे आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं दिस इज इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर है। यहां हम देख रहे हैं यहां एक करंट चल रही है, और इस करंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल करंट बोलते हैं। जो इक्वेटर के पास चल रही है उसको क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल करंट। और ये इक्विटोरियल करंट क्या कहलाएगी? नॉर्थ एटलांटिक इक्विटोरियल करंट। क्या कहलाएगी? नॉर्थ एटलांटिक इक्विटोरियल करंट। वैसे ही साउथ में एक करंट चलेगी, इसको हम लोग बोलेंगे साउथ इक्विटोरियल, साउथ एटलांटिक इक्विटोरियल करंट। ये कौन सी है? साउथ एटलांटिक इक्विटोरियल करंट है। तो ये इक्वेटर पे चलनी है बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड। ये किसकी वजह से चलनी है? इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रेड विंड्स। ये ट्रेड विंड्स की वजह से इधर चल रही है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, साउथ में तो यहां पर ये क्या है, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन है हमारे कोस्टलाइन। कोस्टलाइन भी हमारे जो करंट्स होती हैं उनको अफेक्ट करते हैं, याद रखिएगा, कोस्टलाइन भी हमारे अफेक्ट करते हैं। ये जो यहां पर देख रहा हूं ना, इस तरीके से नुकीला पार्ट, इसको मैं 1 लिख रहा हूं, ये मालूम क्या कहलाता है? ये कहलाता है केप ऑफ साओरोक। ये ब्राजील में है, केप है, एक आगे पोर्शन निकला हुआ है, इट इज अ केप ऑफ साओरोक। जब यहां पर साउथ इक्विटोरियल करंट टकराती हैं तो ये 2 ब्रांचेस में बट रही हैं, एक ब्रांच इधर जा रही है, एक ब्रांच इधर जा रही है, ठीक है। जो एक ब्रांच इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटर कर जाती है और नॉर्थ इक्विटोरियल करंट में मिल जाती है, नॉर्दर्न ब्रांच में जाके नॉर्थ एटलांटिक इक्विटोरियल करंट में हिट कर जाती है, ठीक है। तो ये एक आपकी ब्रांच हो गई। अब हम लोग यहां पर पहले सदर्न हेमिस्फीयर को देख लेते हैं। जो इसके सदर्न साइड आपकी गई है करंट आपकी मुड़ती है, वाटर बॉडी मुड़ती है, तो यहां पर ये इस तरीके से यहां चलती है ये, और इसको हम बोलते हैं ब्राजील करंट। ये एक वार्म करंट है। ये कैसी करंट है? जो रेड से मैं मार्क कर रहा हूं ये वार्म करंट है, दिस इज अ वार्म करंट, ठीक है। इनफैक्ट ये जो इक्विटोरियल करंट है ना, ये भी आपकी क्या है? वार्म करंट है। इक्विटोरियल करंट भी आपकी कैसी है बेटा? ये आपकी वार्म करंट है, ठीक। अब क्या हो रहा है यहां पर, ये वार्म करंट 30 से 40 डिग्री लैटिट्यूड पे आने पे, बहुत ध्यान सुनो, 30 डिग्री 40 डिग्री लैटिट्यूड पे आने पे कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये इस तरीके से क्या हो रही है? टर्न कर जाती हैं। ये इस तरीके से क्या हो रही है? टर्न कर जाती हैं, और टर्न करने पे ये आगे जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि यहां वेस्टर्लीज चल रही है, क्योंकि यहां क्या चल रही है? सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज। और याद है सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज बहुत तेज चलती हैं क्योंकि वाटर बॉडी है। याद करो, मैंने बताया था क्या आपको? मैंने बताया था कि आपका रोरिंग 40s है, फ्यूरियस 50s हैं, श्रीकिंग 60s हैं, 40 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, 60 डिग्री लैटिट्यूड्स पे बहुत तेज वेस्टर्लीज चल रही हैं। यहां पे वेस्टर्लीज चलती हैं, तो कुछ इसका पोर्शन क्या है? कुछ पोर्शन इसका इधर जाके नीचे मिल जाता है। नीचे चल रही होती है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, नीचे विंड चल रही है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये सरकमपोलर ड्रिफ्ट है। ये कैसी ड्रिफ्ट है? सर्कमपोलर। ये पूरे हर ओशन में चल रही है, दीज आर सर्कमपोलर। इनको अंटार्कटिक सर्कमपोलर ड्रिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। इन ओशन करंट्स को अंटार्कटिक सर्कमपोलर ड्रिफ्ट भी कहते हैं। ये परमानेंटली चलती रहती हैं। कुछ पोर्शन इसमें मिल जाता है, कुछ पोर्शन आगे बढ़ रहा होता है, कुछ पोर्शन आगे बढ़ता है इस तरीके से। और यहां पर क्या है? यहां पर है हमारा केप है, यहां पर साउथ अफ्रीका का टिप है। साउथ अफ्रीका के टिप से कुछ टकराती हैं यहां पर, और टकराने के बाद ये इस तरीके से करंट चलती है। मैंने ब्लू में मार्क करा है, ये करंट चलती हैं। इनको हम बोलते हैं बेंगुला करंट। इनको क्या बोलते हैं? बेंगुला। दिस इज नोन एज बेंगुला करंट।
अब ये ब्लू से मार्क करिए, मतलब ये कोल्ड करंट है। अब आप कहेंगे सर कोल्ड करंट क्यों है? कोल्ड करंट इसलिए है, वाटर कहां पाइल अप हो रहा है, इधर। वार्म वाटर किधर पाइल अप हो रहा है? ब्राजील करंट की तरफ। वार्म वाटर यहां पाइल अप हुआ, तो इसके ऑपोजिट साइड क्या होगा? अपवेलिंग, और अपवेलिंग होगा तो ये कैसी करंट होंगी? कोल्ड करंट। ये बेंगुला कोल्ड करंट किसमें मिल जा रही है? साउथ इक्वेटोरियल करंट में जाके आगे मिल जाती हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे तो क्या बन रहा है? एक गायर बन रहा है। तो यहां पर एक क्या हो रहा है? गायरेशन हो रहा है, ठीक है, ये गायर बन रहा है। ये क्या है? ये आपका सब ट्रॉपिकल साउथ अटलांटिक गायर कहलाता है, ठीक है, ये गायर बन रहा है आपका यहां पर। अब ऊपर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, नीचे एक और चीज यहां बच गई। यहां पर ठंडी कोल्ड करंट चल रही है, अंटार्कटिक या वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, और यहां पर एक फॉकलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड है। यहां पर याद रखिएगा कैसा आइलैंड है, इस नाम है इसका फॉकलैंड आइलैंड। अर्जेंटीना और यूके के बीच में इसको लेकर कंट्रोवर्सी है। ये यूके के अंडर आता है फॉकलैंड, यहां अर्जेंटीना। ये यहां पर आके फॉकलैंड आइलैंड टकराता है, फॉकलैंड आइलैंड से करंट टकराती है, ओशन करंट्स, ठीक है, ये वाटर बॉडी टकराती है, और ये वाटर बॉडी इसके अर्जेंटीना के कोस्ट के सारे ऐसे जाती है। इनको हम बोलते हैं दिस करंट, ये जो करंट है इनको हम बोलते हैं फॉकलैंड करंट। ये जो करंट जा रही हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं? इनको हम बोल रहे हैं फॉकलैंड करंट। ये कोल्ड करंट है इसलिए मैंने ब्लू से मार्क करा, फॉकलैंड करंट कहलाती है, अर्जेंटीना के कोस्ट में चल रही है। अब आ जाते हैं ऊपर आते हैं, ऊपर देखते हैं, यहां पर है करेबियन आइलैंड्स। यहां पर क्या है? करेबियन आइलैंड्स, ठीक है, तो यहां 2 लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या? करेबियन करंट। जो करेबियन सी से होते हुए जा रही हैं वार्म करंट्स, ये एक्चुअली नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहां इंटर कर रही है, दिस इज नोन एज व्हाट? करेबियन करंट। ये यहां इंटर करके गल्फ ऑफ मैक्सिको में पहुंच जाती हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, और पीछे से लगातार पानी आ रहा है, पीछे से लगातार पानी आ रहा है, तो ये पानी जो है यहां से निकलती है। यहां पर एक फ्लोरिडा स्टेट है, यहां आप देखेंगे ये जो नोक देख रहे हैं, दिस इज फ्लोरिडा, ठीक है, और ये यहां से यूकाटन चैनल से एंटर करती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाती है और यहां से बाहर निकलती है फ्लोरिडा स्टेट पे। और फ्लोरिडा स्टेट से लेके यहां पर केप हैटरेस है, यहां तक, इसको मैं थर्ड पॉइंट कर रहा हूं, यहां ये कहलाती है, दिस इज ऑल्सो वार्म करंट, इसको हम बोलते हैं फ्लोरिडा करंट। इसको क्या कहते हैं? फ्लोरिडा करंट कहते हैं, ठीक है। और फोर्थ यहां पर देखोगे, यहां पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, फोर्थ यहां पर, इनको बोलते हैं एंटिलीज करंट। यहां पर एंटिलीज आइलैंड है बेटा, यहां पर क्या है? एंटिलीज आइलैंड है, और इनको बोलते हैं हम क्या? एंटिलीज करंट बोलते हैं। ये एंटिलीज करंट जो है, ये एंटिलीज करंट, बहुत ध्यान से, अगर कहीं मिस कर जाओ तो फिर से लिख लेना। ये एंटिलीज करंट जब फ्लोरिडा करंट में मिलती है तो यहां से एक और करंट बनती है, और इसको बोलते हैं क्या? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम, इसको क्या बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। ये गल्फ स्ट्रीम जो है, गल्फ स्ट्रीम लगभग 40 डिग्री, न्यू फाउंडलैंड है, 40 डिग्री 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक ये जाती है, और फिर ये टर्न करती है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ये टर्न कर जाती है, और इस तरीके से टर्न करके ये यहां पर, इसको फिफ्थ लिख लो, दिस इज योर एटलांटिक, या कह लो नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट ये बन जाती है। क्या बनती है? नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाती है, ठीक है। ये नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट है। नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट 2 ब्रांचेस में बढ़ती है, एक इस तरीके से ऊपर चली जाती है, एक ऊपर चली जाती है वार्म करंट, और यहां पर ये जो करंट है, दिस इज नोन एज नॉर्वेजियन वार्म करंट। ये वार्म करंट है, नॉर्वेजियन वार्म करंट यहां बन जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये वार्म करंट चलती हैं। अब यहां पर ये जो वार्म करंट है यहां जाती हैं, यहां पर पोल्स हैं, पोल से टकराती हैं और इधर से ये निकलती हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं ग्रीनलैंड करंट, इनको बोलते हैं ग्रीनलैंड करंट। यहां वाटर पाइलअप हो रहा है, इधर अपवेलिंग हो रही है। यहां वाटर नॉर्वेजियन करंट में पाइलअप हो रहा है, इधर अपवेलिंग हो रही है, और यहां जो करंट चल रही है ये कोल्ड करंट है, ब्लू से मैं मार्क कर रहा हूं इसलिए कोल्ड करंट। सिमिलरली इधर वाटर पाइलअप हो रहा है, इधर भी अपवेलिंग हो रही है, और यहां पर जो बैफिन बे है, डेविस स्ट्रेट है, यहां पर एक करंट आती है, ये कहलाती है लैब्राडोर करंट। ये कहलाती है लैब्राडोर कोल्ड करंट। लैब्राडोर कोल्ड करंट यहां पर टकराती है किससे? गल्फ स्ट्रीम से, न्यू फाउंडलैंड के पास। यहां पर एक आइलैंड है दैट इज नोन एज न्यू फाउंडलैंड, उसको क्या बोलते हैं? न्यू फाउंडलैंड। कनाडा में है ये आइलैंड न्यू फाउंडलैंड। यहां पर ये टकराती है और यहां पर बहुत सारा फॉग हो जाता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा फॉग होता है और नेविगेशन में प्रॉब्लम होती है। क्यों होता है फॉग? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी है और कोल्ड लैब्राडोर कोल्ड करंट है, ये अपने साथ आइसबर्ग्स लेके आती है, जैसे यहां फॉकलैंड आइसबर्ग लेके आ रहा है और ब्राजील करंट से मिल रहा है, यहां पर भी फॉग बनेगा।
क्यों? क्योंकि वार्म करंट के ऊपर गर्म एयर है, कोल्ड करंट के ऊपर कैसी एयर है? कोल्ड एयर है, जो आपस में टकराते हैं और यहां पर फॉग बन जाता है। ठीक है, यहां इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है, जो हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो है ये कोल्ड करंट्स हैं। और यहां पर जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आपके नीचे जाती है, तो यहां पर कैनारी आइलैंड्स हैं। ठीक है, और ये अफ्रीका के बगल से होते हुए कैनारी करंट्स यहां चलती हैं। इनको हम बोलते हैं क्या? कैनारी करंट्स। इनको क्या बोलते हैं? कैनारी करंट्स बोलते हैं। ये भी कोल्ड करंट्स हैं और इनकी वजह से सहारा का जो वेस्टर्न पार्ट है वो बहुत ड्राई रहता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, ये बता दिया मैंने अटलांटिक ओशन के बारे में बता दिया। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन के बारे में बताया है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं जल्दी से किसके बारे में, इंडियन ओशन के बारे में। अब इंडियन ओशन में अगर आप देखेंगे तो इंडियन ओशन में यहां पर सदर्न में साउथ इक्वेटोरियल करंट चल रहा है, दिस इज साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये यहां पर इधर एंटर कर रहा है, इसको बोलते हैं मेडागास्कर करंट, दिस इज मेडागास्कर करंट। इसको क्या बोल रहे हैं? अच्छा, इसको मैं वार्म से हाईलाइट कर देता हूं। ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है। ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये वार्म करंट है। ये यहां पर कैसा करंट है? मेडागास्कर करंट है, दिस इज मेडागास्कर करंट। ये भी वार्म करंट है, इधर मेडागास्कर के इधर से, है ना। और यहां पर इधर ये जो आ रही है इसको बोलते हैं मोजाम्बिक करंट। इसको क्या बोलते हैं? मोजाम्बिक करंट बोलते हैं। ये भी वार्म करंट है, मोजाम्बिक करंट वार्म करंट है। ठीक है, और ये इधर ऐसे टर्न हो जा रही है, ये टर्न हो रही है और यहां पर ये कहला रही है साउथ इंडियन ड्रिफ्ट कहला रही है, साउथ इंडियन ड्रिफ्ट कहला रही है। बाद में यही साउथ इंडियन ड्रिफ्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पास यहां अपवेलिंग जोन होगा, इधर वार्म वाटर, इधर अपवेलिंग। इसको बोलते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बोलते हैं, दिस इज नोन एज वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, और ये आके साउथ इक्वेटोरियल करंट में बैठ जा रही है। अब यहां पर क्या है? यहां पर इंडियन ओशन में थोड़ा सा चेंज है। इंडियन ओशन में मॉनसून की वजह से पैटर्न चेंज होता है। तो नॉर्थ जो इंडियन ओशन है वहां पर आपको पैटर्न देखने में अलग मिलेगा। यहां पर एक साइड विंड का मूवमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, करंट का मूवमेंट, और एक टाइम ऐसा आता है जिसमें इसका ऑपोजिट एकदम होता है। ठीक है, ये मॉनसून की वजह से होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ मॉनसून, ये मॉनसून की वजह से होता है। अगर हम यहां पर देखें, ठीक है, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? पैसिफिक ओशन में दिस इज नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, दिस इज साउथ इक्वेटोरियल करंट, और यहां पर इधर भी आप देखेंगे तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है अटलांटिक ओशन में, और यहां पर भी काउंटर इक्वेटोरियल करंट है जो मैंने बताया था, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में बहता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बहता है। यहां पर दिस इज साउथ इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल। साउथ इक्वेटोरियल करंट यहां पर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के पास, एंड इट इज वार्म करंट। ये वार्म करंट है, क्योंकि हमने रेड से दिखाया तो रेड से देख लो इसको। ठीक है, दिस इज लाइक दिस, रेड से। ठीक है, वार्म करंट है, ये वार्म करंट है। ये वेस्ट, ये कहलाता है क्या? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, दिस इज ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ये ईस्ट ऑस्ट्रेलिया से निकल रहा है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहलाता है। ये यहां पर नीचे पानी में जुड़ जाता है, फिर ये साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट। और यहां पर फिर आती है क्या आपकी? इधर आपका कोल्ड करंट होता है, क्योंकि अपवेलिंग यहां हुई है, इधर अपवेलिंग हुई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और इधर आपका डाउनवेलिंग हुई है, पाइलिंग अप हुआ है, और यहां पर क्या हुआ? यहां पर आपका ये अपवेलिंग है। तो ये पेरू करंट कहलाता है। इसी को हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। ये कोल्ड करंट है, इसी को हम्बोल्ट करंट, क्योंकि हम्बोल्ट साहब ने इसको खोजा था, इसको हम्बोल्ट कोल्ड करंट बोलते हैं। और फिर आके साउथ इक्वेटोरियल करंट में मिल जाती है। वहीं एक इंपॉर्टेंट वार्म करंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है, इसको बोलते हैं कुरोशियो। इसको बोलते हैं कुरोशियो करंट, और ये नॉर्थ पैसिफिक करंट, दिस इज व्हाट नॉर्थ पैसिफिक करंट। नॉर्थ पैसिफिक भी वार्म करंट है। ये नॉर्थ पैसिफिक यहां पहुंचती है और इस तरीके से अलास्का के पास मुड़ जाती है। ये कहलाती है अलास्का वार्म करंट है, अलास्का गर्म करंट है। ठीक है, इसका एक पोर्शन जो है, कुरोशियो का एक पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ टर्न करता है, और इसको हम बोलते हैं कैलिफोर्नियन करंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैलिफोर्नियन करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया? ये हमने देख लिया ओशन करंट्स। जहां जहां पे कोल्ड करंट्स हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में, यहां डेजर्ट है, यहां पर सोनोरन डेजर्ट है, मोजावे डेजर्ट है यूएसए मैक्सिको में, यहां पर आपका अटाकामा डेजर्ट है पेरू के पास, यहां पर आपका सैंडी है, विक्टोरिया है, गिब्सन है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, यहां पर सहारा है, राइट। यहां पर देखोगे बेंगुला के पास, तो यहां पर नामिब डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है। तो ये कोल्ड करंट डेजर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। और वार्म करंट जहां जहां जाती हैं वहां टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, बारिश लेके आती हैं।
तो दोस्तों आज हम लोग ने यहां पर ये कर लिया है क्या, हम लोग ने कर लिए हैं मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। ये हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। आई होप आपने इंजॉय करा और आपने इस लेक्चर को अगर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर में आप लिख लीजिएगा मजा आया। हम लोग यहीं पर ये लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।